Good morning, friends. We will continue our revision of financial management paper of your CA Inter Group 2. फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अपन ने ले लिया था. थर्ड चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां से अपन आगे बढ़ते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि आपके टोटल कैपिटल में अलग अलग सोर्सेस का प्रोपोर्शन क्या रखना, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. ये सिलेक्ट करते समय, डिसाइड करते समय हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, फोकस रहेगा कि शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज करना है. इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि शेयर की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है. ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसा मिक्स अपन प्लान करें. अब ब्रॉडली दो सोर्सेस अपन बोलते हैं, ओनर का सोर्स और आउटसाइडर से. ओनर से जो फंड्स अपन ले सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से, और रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट कमा के बचा के यूज किया वो रिटेन प्रॉफिट. बोरोड या आउटसाइडर से जो अपन लेते हैं टर्म लोन के फॉर्म में ले सकते हैं, आप डिबेंचर इशू करके पैसा रेज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो सकती है आपकी. फाइनेंस मैनेजर ने ऐसा प्लानिंग करना है, ऐसा स्ट्रक्चर प्लान करना है कि जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का वो पूरा हो सके. तो कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स ऑफ सोर्सेस फ्रॉम विच द लॉन्ग टर्म फंड्स रिक्वायर्ड इन अ बिजनेस आर रेज्ड. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, हमारे पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं वो हमको देखना पड़ेगा. हो सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस कुछ सोर्सेस हमारे लिए अवेलेबल ना हो. कैपिटल स्ट्रक्चर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऐसे सभी फैक्टर्स हमको कंसिडर करना पड़ेगा. फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अगर आप डेप्ट जो कि जनरली सस्ता रहता है कैपिटल स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस करते हो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा कमाते हो, तो बट नेचुरल है वो पैसों पे जो बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मोर देन प्रोपोर्शनेट रिटर्न देने में मदद करता है. यानी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसों पे जो कमाया वो तो उनको मिल ही रहा है, उसके अलावा जो डेप्ट वाले पैसे पे बचा हुआ अमाउंट है, सरप्लस है, वो भी मिल रहा है. इसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो फाइनेंशियल लिवरेज अगर ज्यादा रहा है, डेप्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा रहा, तो इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा ज्यादा होगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट से रिटर्न कम हो गया तो नुकसान भी इक्विटी वालों को बियर करना पड़ेगा. इसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आप उसमें जा सकते, कितना फाइनेंशियल लिवरेज रख सकते हो. ये सब डिसीजन लेते समय ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, अगर आपको लगता है कि सेल्स बिल्कुल स्टेबल रहेंगे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या उसमें और ग्रोथ होगा, तो ये आपको रिस्की कैपिटल स्ट्रक्चर लेने में थोड़ा सपोर्ट कर सकता है. लेकिन अगर आप सर्टेन नहीं हो सेल्स के प्रोजेक्शन के बारे में तो बेटर होगा कि आप ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज मत रखो, मतलब डेप्ट कम रखो. कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट किसका कम है वो हमको देखना पड़ेगा. कॉस्ट के साथ रिस्क भी देखना पड़ेगा कि डेप्ट सस्ता है बट इट कैरीज मोर रिस्क, बराबर. तो इसलिए हमको वो कॉम्बिनेशन बनाते समय इनकी कॉस्ट, हर सोर्स की कॉस्ट और रिस्क, कंट्रोल प्रिंसिपल. डेप्ट से अगर आप पैसा रेस करो तो जो ओनर्स का कंट्रोल है, जो बिजनेस चलाने में मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल है, वो डाइल्यूट नहीं होता है इन जनरल. हाँ, डेप्ट बहुत ज्यादा लोगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे तो हो सकता है उन लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करें, वो अलग बात हो सकती है. बट इन जनरल वो आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं कराता है. बट आपने अगर इक्विटी से पैसा रेस किया या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेस किया तो ये आपके कंट्रोल को डाइल्यूट कर सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पे आप उसको
और फंड्स रेस कर सको, उसमें चेंजेस कर सको। तो आपने अगर उसमें डेप्ट बहुत ज़्यादा ले लिया तो इसका मतलब आगे जाके और डेप्ट रेस करने की आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर डेप्ट अभी आपने कम रखा तो आगे एक्सपेंशन के लिए ज़रूरत पड़ी तो आप आसानी से डेप्ट रेस कर पाओगे। ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अदर कंसिडरेशंस क्या हो सकते हैं? तो बिसाइड्स अबाउ प्रिंसिपल्स, अदर फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपकी इंडस्ट्री में अच्छी फ्यूचर है, लंबे समय तक आपको उसमें सर्टेनिटी लगती हो, तो थोड़ा रिस्क लेना पॉसिबल है। और अगर आपकी इंडस्ट्री में जरा उतार चढ़ाव ज़्यादा है या इंडस्ट्री यानी कि बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, तो अगर आपके बिजनेस रिस्क ज़्यादा वाली इंडस्ट्री होंगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर कम डेप्ट वाला रखो, मतलब फाइनेंशियल रिस्क को कम रख दो। टाइमिंग ऑफ इशू, मार्केट कैसा है जब आप इशू कर रहे हैं डेप्ट या इक्विटी का, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, वो भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है मतलब आपके लिए बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम रिस्की रखना चाहिए, मतलब डेप्ट का प्रपोर्शन कम रखना चाहिए। देख लीजिए, इंडस्ट्रीज फेसिंग सीवियर कंपटीशन आल्सो रिजॉर्ट टू मोर इक्विटी देन डेप्ट, ताकि भाई कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी कम भी है तो जितना है वो इक्विटी वालों को बांट सकते हैं। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट देने की नौबत नहीं आएगी। Thus, the finance manager in designing a suitable pattern of capital structure must bring about satisfactory compromise between the above principles. तो आपको इन सब प्रिंसिपल को, इन सब फैक्टर्स को प्रॉपरली बैलेंस करना है। किसी एक को पूरा ध्यान देके दूसरे को निग्लेक्ट कर दोगे, सिर्फ कॉस्ट देखोगे, रिस्क नहीं देखोगे, कंट्रोल नहीं देखोगे, तो नहीं चलेगा। तो आपको एक प्रॉपर बैलेंसिंग इन सब फैक्टर्स के बीच में बनाना है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बोलने को अपन थेरेटिकली ऑप्टिमम बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली यानी कि एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब बिल्कुल बेस्ट, यानी दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव उससे बेटर नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम और जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, यानी जिससे कि वेल्थ क्रिएट होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वो मैक्सिमम। तो कॉस्ट मिनिमम, वेल्थ मैक्सिमम या मार्केट प्राइस मैक्सिमम, दैट विल बी दी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। वो ये थ्योरी में हम बोलते हैं ऑप्टिमम, बट वैसे प्रैक्टिकली एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर ये ज्यादा रियलिस्टिक टर्म है। एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या है? Profitability. The most profitable capital structure is one that tends to minimize cost of financing and maximize earning per equity share. तो EPS जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कॉस्ट कम से कम हो सके, ये प्रॉफिटेबिलिटी का जिसमें इंडिकेटर होगा वो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबिलिटी, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट कंपनी कैन रेज फंड्स व्हेन एवर नीडेड। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये कमेंट किया। Conservation, the debt contained in the capital structure should not exceed the limit which the company can bear. अपनी वो बोलते हैं ना, जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ, अपनी औकात से बियॉन्ड काम मत करो। कई बार अपने देखेंगे रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड लोग होते हैं जो जरूरत से ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा लेते हैं और वो फिर उनके बस का नहीं रहता है, वो इंसॉल्वेंसी में, बैंकरप्सी में चले जाते हैं। तो ये फाइनेंस का फील्ड जो होता है बड़ा टेक्निकल होता है, बहुत ही सीरियस चीजें होती हैं जिनको बहुत अच्छे से समझ के ही डिसाइड करना चाहिए। सॉल्वेंसी, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट फर्म डज नॉट रन रिस्क ऑफ बिकमिंग इंसॉल्वेंट। तो बहुत ज़्यादा डेप्ट रहेगा तो क्या रहेगा, थोड़ा भी बिजनेस में डाउन ट्रेंड आया और आपने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, कि वो इंसॉल्वेंसी की नौबत आ सकती है, बैंकरप्सी की नौबत आ सकती है। कंट्रोल, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आपका जो ओनर्स का कंट्रोल है वो डायलूट ना हो, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ से किसी और के हाथ में जा सकता है। मेजर कंसिडरेशन इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है? वैसे अपन ने देख चुके तीनों पॉइंट, रिस्क, कॉस्ट एंड कंट्रोल, तीनों को अपन समझ भी चुके हैं। द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी वन विच रिजल्ट इन टू लो रिस्क, लो कॉस्ट but high control on the organization.
एनालिसिस ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अब ये कैसे समझेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक है EBIT या PBIT बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस की एनालिसिस, कि कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर में PBIT, फिर EPS और फिर मार्केट प्राइस कितना रहता है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्राइस दे सकेगा वो बेटर है, क्योंकि उससे आपका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकेगा। कैसे कैलकुलेट करना, तो फॉर दैट स्टार्ट विद सेम EBIT फॉर ऑल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट EPS। PBIT है जिसको अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पैसा कहाँ से लाया, इससे मेरे सेल्स को फ़र्क नहीं करता, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे, मेरे सेलिंग के खर्चे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाउ आई हैव फाइनेंस द बिजनेस, है ना। इसीलिए अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो PBIT वाला प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आपका बिजनेस का डिसाइड हो गया, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर के आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव है, तो PBIT जो भी रहेगा वो सेम रहेगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से इंटरेस्ट बदलेगा, टैक्स बदलेगा, EPS बदलेगा, मार्केट प्राइस की वजह से बदलेगा। तो वो आप कैलकुलेट करो एक EBIT लेके, एक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेकर के, जो सबसे ज़्यादा EPS दे वही सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस देने के चांस रहेंगे। Thereafter either multiply EPS by price earning ratio or divide it by cost of equity to arrive at market price। यानी अर्निंग को कैपिटलाइज कर दो, या P रेशियो दिया होगा तो अर्निंग मल्टीप्लाइड बाय P रेशियो, ऐसा दो में से जैसा भी दिया रहेगा मार्केट प्राइस निकाल लो, जो सबसे ज़्यादा मार्केट प्राइस देगा। अब ये मार्केट प्राइस आप कहाँ से निकाल रहे हैं, थ्योरी पे से, बट अपन मान के चलते हैं कि दैट विल बी द मार्केट प्राइस। दूसरा है इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस। पिछले वाले में क्या किया आपने, सेम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेके काम चलाया। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, दो कैपिटल स्ट्रक्चर को एक साथ कंपेयर करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर होंगे, वो पॉइंट निकालना चाहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे इनके जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, इक्वल आए, ऐसा EBIT निकालना चाहते हैं, दैट लेवल ऑफ EBIT at which EPS of both the capital structures will be equal, ये अपन निकालना चाहते हैं। तो अपन बाकी के सब फिगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से डाल दो, सिर्फ EBIT को X लिख दो और दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेशन बना के सॉल्व करो, तो वो X की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब उस कट ऑफ पॉइंट, उसको ब्रेक इवन बोल सकते हैं, वो ब्रेक इवन लेवल है इन दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में। उसके नीचे अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसके नीचे अगर अर्निंग बिफोर टैक्स है, तो लोअर फिक्स कॉस्ट विल बी प्रेफरेबल, और उसके आगे अगर आपका EBIT है यानी वो कट ऑफ से आगे, तो हायर फिक्स कॉस्ट वाला ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिर कांस्टेंट रहेंगी। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा रहेगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर को देगा। For higher EBIT capital structure with higher fixed cost will be preferable। तो कट ऑफ वाला पॉइंट जो आ गया वो क्या बता रहा है, दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर बराबर है उस अर्निंग पे, उससे कम अर्निंग है तो फिर लोअर फिक्स कॉस्ट वाला बेटर रहेगा, उससे ज्यादा अर्निंग है तो हायर फिक्स कॉस्ट वाला बेटर रहेगा। इसके अलावा तीसरा एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ऐसा अर्निंग निकालने का है जिसपे कि EPS will be 0, that is the financial break even point। अर्निंग पर शेयर 0 हो गया, या बोल सकते हैं कि भी शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बचा, ना प्रॉफिट ना लॉस, दैट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन। उससे कम अगर अर्निंग होगी तो बट नेचुरल है देयर विल बी निगेटिव रिजल्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उससे ज्यादा अर्निंग होंगी तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट स्टार्ट होगा। तो वो भी फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए अपने को आइडिया देता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जितना हायर लेवल पे रहेगा, नेचुरल रिस्क उतनी ज़्यादा रहेगी। फाइनेंशियल ब्रेक इवन जल्दी अचीव हो गया तो नेचुरल उसके बाद इक्विटी वालों को प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, ये जो दो टर्म है, और
और ऐसे ही एक ओवर ट्रेडिंग, अंडर ट्रेडिंग टर्म भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जाते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब आप जरूरत से ज्यादा कैपिटल कैरी कर रहे हैं, यानी आइडल कैपिटल रहेगा। अंडर कैपिटलाइजेशन है ना, उसका उल्टा है कि कम पैसों में ज्यादा काम कर रहे हैं, बराबर, जरूरत से ज्यादा चीजों को स्ट्रेच कर रहे हो आप। दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन, कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, आपने ज़्यादा डेप्थ वगैरह या ज़्यादा कैपिटल रेस करके रख लिया, ज़्यादा शेयर इशू करके रख लिए, जबकि आपके पास उतने अच्छे यूज़ के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। फंडिंग पहले रेस कर ली, प्रॉपर यूजेबल प्रोजेक्ट नहीं है जिनमें कि वो पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। उसका नतीजा क्या निकलेगा ओवर कैपिटलाइजेशन? तो आपकी, क्योंकि फंड्स आइडल पड़े हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, अर्निंग कम रहेगी, अर्निंग कम रहेगी तो शेयर होल्डर की अर्निंग को अफेक्ट होगा, तो डिविडेंड कम दोगे आप, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इससे गिरेगा, क्योंकि ईपीएस गिरेगा, डिविडेंड गिरेगा तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिरेगा। ऐसे केसेस में कोई कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में जाएगी, यानी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेगी, या कई बार ऐसे में लिक्विडेशन की नौबत भी आ सकती है। अगर डेप्थ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और आप उसका सर्विसिंग नहीं कर पा रहे, उसकी इंटरेस्ट चार्जेस पे नहीं कर पा रहे, टाइम पे डेप्थ रीपे नहीं कर पा रहे, तो लिक्विडेशन की नौबत भी आ सकती। इसके लिए रास्ते क्या है, कैसे इसको ये करने का? तो कंपनी शुड गो फॉर थॉरो रीऑर्गेनाइजेशन। बायबैक ऑफ शेयर किया जा सकता है अगर शेयर कैपिटल ज़्यादा है लग रहा है तो, कि उससे तब फंड्स आपका रिपे हो जाएगा, आइडल पैसा नहीं रहेगा। रिपेमेंट ऑफ डिवेंचर, क्रेडिटर, खास करके डेप्ट अगर हायर कॉस्ट वाला है रिपे कर दो। अंडर कैपिटलाइजेशन, कम पैसों में ज़्यादा बिजनेस करने की कोशिश करना। सुनने में तो अच्छा ही लगेगा कि भाई कम कैपिटल लगा के ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन वो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो इट विल ब्रेक, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी वो भी रिस्की है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, अब क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा कमा रहे हैं तो नेचुरल है शेयर होल्डर का प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, तो डिविडेंड जो रहेगा वो ज़्यादा रेट से दे सकेगी ये कंपनी दूसरों के कंपैरिजन में। इसके शेयर की वैल्यू ज़्यादा रहेगी दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज़्यादा कमा रहा है, डिविडेंड ज़्यादा रेट से ज़्यादा दे रहा है, तो इसका मार्केट प्राइस ज़्यादा रहेगा, लोग इसके शेयर की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई वाला, तो डिमांड बढ़ेगी तो इसके शेयर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। जो रियल वैल्यू ऑफ शेयर है बैलेंस शीट वैल्यू से भी ज़्यादा दिखने लगेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इफेक्ट, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? अभी तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? इट एनकरेजेस एक्यूट कॉम्पिटिशन, क्योंकि दूसरे लोग जो ऑब्जर्व करते हो देखते कि यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है इसका, तो वो लोग भी वही बिजनेस सेट करेंगे। हाई प्रॉफिटेबिलिटी एनकरेजेस न्यू एंटरप्रीनियर्स टू कम इनटू सेम टाइप ऑफ बिजनेस। हाई रेट ऑफ डिविडेंड एनकरेजेस द वर्कर यूनियन टू डिमांड हाई वेजेस, तो फिर भाई एम्प्लॉयज भी सोचेंगे जब कंपनी ज़्यादा कमा रही है, शेयर होल्डर को ज़्यादा दे रही है, तो भी हमको भी वेजेस ज़्यादा मिलना चाहिए, बोनस ज़्यादा मिलना चाहिए। जो कस्टमर होंगे, कॉमन पीपल होंगे, वो ये देखेंगे कंपनी खूब कमा रही, तो कहाँ से कमा रही? भाई कस्टमर से कमा रही, इसका मतलब हमसे कमा रही, तो दे विल फील लिटिल डिस्कम्फर्ट कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा प्राइसिंग कर रहे होंगे, हमको ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होंगे। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के नज़र में अगर आता है तो वो लोग भी रेगुलेटरी एंगल से देखेंगे, ज़्यादा इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। रेमेडीज क्या है? द शेयर्स ऑफ द कंपनी शुड बी स्प्लिट अप, दिस विल रिड्यूस डिविडेंड पर शेयर, दो ईपीएस शैल रिमेन अनचेंज। अभी इसमें कि भाई आपने शेयर स्प्लिट किया तो डायरेक्टली एज सच बहुत ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो सिर्फ बुक एक एडजस्टमेंट है। सेम डिविडेंड पहले 1 लाख शेयर में बढ़ता था, अब 2 लाख शेयर में, तो नेचुरल पर शेयर डिविडेंड कम दिखेगा। ईपीएस पहले 1 लाख शेयर से डिवाइड हो रहा हूँ, अब 2 लाख शेयर से, तो ईपीएस पर शेयर कम दिखेगा। तो इससे कोई आपका रियल इशू सॉल्व नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा एक एडवांटेज रहता है
कि क्योंकि शेयर प्राइस पर शेयर कम हो गया तो जो इन्वेस्टर में लो वॉल्यूम वाले, लो अमाउंट वाले इन्वेस्टर होंगे वो भी आपके शेयर में डील कर सकेंगे। बस वो एक एडवांटेज हो सकता है कि मार्केट में इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज। बहुत बड़ा प्राइस अगर आपके शेयर का था तो उसमें डील करने में लोग कम थे, अब शायद वो बढ़ जाएंगे। बोनस शेयर इशू करने से, अब बोनस शेयर इशू करने से भी रियल टर्म्स में नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर यानी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है तो डिविडेंड पर शेयर कम दिखने लगता है। तो जिनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही कंपनी यानी खूब लूट रही है, तो उनको नहीं लगेगा, क्योंकि जो रिजर्व्स थे उनको कैपिटलाइज करके बोनस शेयर दे दिए, तो नंबर ऑफ शेयर कैपिटल बढ़ गया, तो डिविडेंड पर शेयर अब कम दिखने लगा। ऐसा इम्पैक्ट उसका पड़ सकता है। अब ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, वैसे तो दोनों में प्रॉब्लम है कि फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट बोथ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन आर नॉट गुड। However, over capitalization is more dangerous to the company, shareholders and the society than under capitalization, क्योंकि आप स्केर्स रिसोर्सेस को खाली रख रहे हैं, आइडल रख रहे हैं, इसलिए ओवर कैपिटलाइजेशन ज़्यादा नुकसानकारक है। अंडर कैपिटलाइजेशन में आप जितना हो सकेगा उतना स्टेज करोगे, बाद में कोशिश करोगे कि भी कैपिटल बढ़ाओ, और ओवर कैपिटलाइजेशन में से बाहर निकलने में तकलीफ ज़्यादा रहेगी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेब्ट ज़्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो डेब्ट वाले को तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना दे दोगे, उस पर जो बच गया वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयरहोल्डर को। तो ऐसी सिचुएशन में जितना डेब्ट ज़्यादा रहेगा इक्विटी वालों को उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके पैसे पे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो उनको मिल रहा है, बट उसके साथ साथ उनको क्या हो रहा है? डेब्ट वाले में से जो बच रहा है वो भी मिलते जा रहा है। तो दैट सिचुएशन इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पर ये उल्टा काम करने लगेगी अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो गया तो, क्योंकि फिर क्या होगा? डेब्ट वाले को इंटरेस्ट तो देना ही है फिक्स रेट से, पर कमा तो कम रहे, तो फिर वो जो इक्विटी वालों की कमाई है वो भी इधर चले जाएगी। ट्रेड ऑफ थ्योरी, कॉस्ट एंड बेनिफिट के बीच में बैलेंसिंग करना, उसको अपन बोलते हैं बेसिकली ट्रेड ऑफ। द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज यूजिंग ए कैपिटल स्ट्रक्चर बाय बैलेंसिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डेब्ट। कॉस्ट एंड बेनिफिट को दोनों को बैलेंस करो। हियर कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, क्योंकि लायबिलिटी जितनी ज़्यादा रहती है उसको टाइम पे रिपे करने का एक प्रेशर होता है, टेंशन होता है, उसके लिए टाइम पे बराबर इंटरेस्ट रिपे होना चाहिए, प्रिंसिपल रिपे होना चाहिए। एंड एजेंसी कॉस्ट, जो अपन ने देखा कि जो डेब्ट वाले रहते हैं वो अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं, बराबर, वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो ये एजेंसी कॉस्ट। और बेनिफिट ऑफ डेब्ट क्या है? तो टैक्स सेविंग होती है डेब्ट की वजह से, जो इक्विटी वाले में नहीं होती है। तो इनका बैलेंसिंग करना है आपको, ऑप्टिमम लेवल पे रहना है। ए फर्म एक्सपीरियंसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस व्हेन द फर्म इज अनेबल टू मीट द डेब्ट होल्डर्स ऑब्लिगेशन। If the firm continues to fail in making payment to the debt holder, the firm can even be insolvent. The direct cost of financial distress refers to the cost of insolvency of a company. Once the proceeding of insolvency start, the assets of the firm may be needed to be sold at the distress price, which is generally much lower than the current values of the assets. A huge amount of administrative and legal cost is also associated with the insolvency. Even if the company is not insolvent, the financial distress of the company may include a number of indirect costs like cost of employees, cost of customers, cost of suppliers, cost of investors, cost of managers and cost of shareholder. हर एंगल से आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हर एंगल से आपको तकलीफ होगी।
The firm may often experience a dispute of interest among the management of the firm, debt holder and shareholder. This dispute generally give birth to agency problem that in turns gives rise to agency cost. मैनेजमेंट का अपना सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, डेप्ट होल्डर अपने एंगल से देखेगा, शेयर होल्डर का अपना ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उससे एजेंसी कॉस्ट आती है. As the debt equity ratio, that is leverage or financial leverage, increases, there is a trade-off between the interest tax shield and bankruptcy, causing an optimum capital structure. तो जैसे जैसे आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो तो जो टैक्स सेविंग का बेनिफिट रहता है वो एजेंसी कॉस्ट बोलो, बैंक्रप्सी की कॉस्ट या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कॉस्ट, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाती है तो वो कॉस्ट बढ़ते जाएगी. तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों बराबर होगी, उसके ऊपर जाने का मतलब नहीं है क्योंकि उसके बाद कॉस्ट बढ़ती जाएगी जबकि टैक्स बेनिफिट कांस्टेंट रहेगा. Pecking order theory. This theory refers to situation in which different parties have different information. In a firm, managers will have better information than investors. Investor बाहर वाला है, मैनेजमेंट यानी इनसाइडर है, तो उनको ज़्यादा बेटर आइडिया है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में. This theory states that the firms prefer to issue debt when they are positive about future earning. जब उनको फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट अच्छे दिखते हैं तब वो डेप्ट इशू करने की सोचते हैं. इक्विटी इज इशूड व्हेन दे आर डाउटफुल एंड इंटरनल फाइनेंस इज इनसफिशिएंट. मतलब किस ऑर्डर में फाइनेंस रेज करना है उसके बारे में ये थ्योरी बताती है. मायर्स, जो कि जिसने थ्योरी ये की डेवलप इवॉल्व की, has given the name taking order theory as there is no well defined debt equity target. Now debt is cheaper than both internal So Myers has given the name pecking order theory as there is no well defined debt equity target. Now debt is cheaper than both internal and external equity because of interest. Further, internal equity is cheaper than external equity, particularly because of no transaction cost, no tax, etc. Pecking order theory suggests that managers may use various sources of raising of fund in the following order. Managers' first choice is to use internal finance. कहीं से रेज नहीं करना है, इससे कंट्रोल को कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपका खुद का पैसा है, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले उसको यूज करो. In absence of internal finance, they can use secure debt, unsecured debt, hybrid debt, etc. उसके बाद वो डेप्ट पे, because that is cheaper, cost wise कम है, वो कंट्रोल को भी अफेक्ट नहीं करेगा इन जनरल, बट उसकी रिस्कनेस बढ़ा देगा. मैनेजर्स में इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कंट्रोल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बराबर है, कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है. कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म. तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी बेसिकली ये स्टडी करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ कैपिटल स्ट्रक्चर विल अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ द फर्म, cost of the total capital, and accordingly how it will affect the value of the firm. तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बदला जा सकता है एंड कॉन्सिक्वेंटली वैल्यू ऑफ द फर्म को बदला जा सकता है. ये कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज में अपन पढ़ते हैं. तो कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर की थियरी, रादर अपन बोल सकते हैं 4 थियरी जो अपन पढ़ेंगे, उनमें से 2 थियरी बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर बदल करके आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बदल सकते हो एंड अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द फर्म भी बदल जाएगी, शेयर की वैल्यू भी बदल जाएगी. वहीं दूसरी तरफ 2 थ्योरी बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट. इसका मतलब जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने से नहीं बदलेगी और इसलिए वैल्यू ऑफ द फर्म भी नहीं बदलेगी. दैट इज देयर आर्गुमेंट, ठीक है. The key issue in capital structure theory is to examine whether the business can change, business है ना, entity के लिए word use किया, can change its value and cost of capital by changing its capital structure, that is financial leverage or use of debt in capital.
रिमेंबर दैट वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब कॉस्ट कम तो वैल्यू ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा तो वैल्यू कम. If cost is less, value will be more, and if cost is more, value will be less. Given a certain level of earning, the value of the firm is maximized when the cost of capital is minimized and vice versa. जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अफेक्ट नहीं होता है. तो पीबीआईटी का लेवल सेम रखने के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर से आगे की चीजें बदलती है. तो भाई जिसमें वो कॉस्ट को कम से कम कर सकेंगे उसमें वैल्यू ऑफ द फर्म ज्यादा होगी. ये इन थ्योरी का मेन स्टडी का पॉइंट है. अब ये जो थ्योरी होती है कई अजम्पशंस के बेसिस पे होती है, क्योंकि आप सोच के देखिए कि जो ये फाइनेंस का फील्ड है, मार्केट है, डेब्ट मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, ये कितने वेराइड फैक्टर से अफेक्ट होता है. तो इसलिए हम कोई भी थ्योरी जब देखते हैं तो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वेरी एजम्पशन, मेनी एजम्पशन. कई बार वो एजम्पशंस प्रैक्टिकली बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं, उसके बावजूद भी थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना रोल होता है, क्योंकि थ्योरी एटलीस्ट हमको एक डायरेक्शन दे सकती है, हमको एक आइडिया दे सकती है कि ये फैक्टर से कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी चीज पे, जिस चीज की स्टडी उस थ्योरी में हो रही हो. To study influence of financial leverage, that is capital structure on cost of capital, and that is value of the firm with greater clarity and simplicity, following assumptions are made. There are only two sources of finance, equity and debt. There is no income tax, corporate or personal. बाद में अपन देखेंगे कि मोदी, ग्लानी एंड मिलर ने अपने थ्योरी में टैक्स को इंक्लूड किया. ओरिजिनली उनकी थ्योरी में भी नो टैक्स का assumption था. The firm pursues a policy of paying all of its earning as dividend, that is 100% dividend payout ratio is assumed, no retention. The net operating income is not expected to grow or decline over the time, मतलब आपका PBIT constant रहेगा. A firm can change its capital structure almost instantaneously without incurring transaction cost. तो कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा चाहे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो और उसकी वजह से कोई कॉस्ट नहीं रहेगी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने की. बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर टाइम, क्योंकि बिजनेस रिस्क के बेसिस पे आपकी जो पीबीआईटी निकल रही है, बिजनेस रिस्क आपकी कांस्टेंट रहेंगी इन फ्यूचर ऑल्सो. फर्म एग्जिस्टेंस इज परपेचुअल, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है हमेशा चलता रहेगा. अब इसमें कुछ डेफिनेशन. टू इलस्ट्रेट द थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर लेट अस डिफाइन कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD. यहां पर हम इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ द डेब्ट, इसको कॉस्ट ऑफ डेब्ट बोलेंगे. यहां पे टैक्स इग्नोर किया गया इसीलिए यहां पे टैक्स की बात नहीं हो रही है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की अर्निंग यानी शेयर होल्डर का प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब इसी पे से आप ये फॉर्मूले को इधर से उधर करो. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ डेब्ट क्या हो सकती है? वैल्यू ऑफ डेब्ट विल बिकम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेब्ट. वैल्यू ऑफ इक्विटी विल बी अर्निंग ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट उसको वेटेज, कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसको वेटेज. अब उसी को ओवरऑल कॉस्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईबीआईटी यानी इंटरेस्ट के पहले की ईबीआईटी जो है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म, या वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म यहां जब हम बोल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ डेब्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं. वैल्यू ऑफ डेब्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों को मिला के हम वैल्यू ऑफ द फर्म बोल रहे हैं. ठीक है. कई बार हम लोग वैल्यू ऑफ द फर्म यानी सिर्फ शेयर होल्डर के एंगल से भी बात करते हैं, लेकिन इन थ्योरी में जो हम वैल्यू ऑफ द फर्म बोल रहे हैं ये वैल्यू ऑफ डेब्ट और वैल्यू ऑफ इक्विटी दोनों को मिला के. रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Since KO यानी overall cost is the overall capitalization rate of the firm, it is the weighted average cost of capital. Therefore, it may be expressed as, ये देखिए यहाँ पे cost of debt कट गया है,
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है, उसको बोरोइंग, वो डेप्ट के लिए बोरोइंग वर्ड यूज किया, बोरोइंग अपॉन टोटल कैपिटल, बोरोइंग प्लस शेयर, ठीक है। तो बी यानी बोरोइंग और एस यानी शेयर्स। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसको शेयर अपॉन बोरोइंग प्लस शेयर, उसका वेटेज दिया, ठीक है। ये देखिए था कॉस्ट ऑफ डेप्ट, थोड़ा सा अलग हो गया था कॉस्ट ऑफ डेप्ट। Market value of the firm, operating profit divided by overall cost of capital. There is no change in the value of the firm if there is no change in the overall cost of capital. Value of the firm increases if overall cost of capital decreases and vice versa. वो फॉर्मूले कोई देख लो जो दिख रहा आपको। पीबीआईटी तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर से बदलने वाला नहीं है। अब अगर जो डिनोमिनेटर है जिससे आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, वो कम तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, वो ज्यादा तो वैल्यू ऑफ द फर्म घटेगी। द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट टू अस इज व्हाट हैपेंस टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट, cost of equity and overall cost when financial leverage measured by ratio of debt to equity changes. Different theories in this regard gives different answer. जैसे मैंने बोला 4 थ्योरी में से 2 थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलेवेंट बताती है, मतलब उससे वैल्यू बदलती है, कॉस्ट बदलती है, और 2 थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर को इररिलेवेंट बताती है, मतलब उनके हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट बदलती नहीं, वैल्यू ऑफ द फर्म बदलती नहीं। ये पहली है नेट इनकम अप्रोच, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंट है ऐसा बोलती है। दूसरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो नेट इनकम बोला मतलब शेयर होल्डर की इनकम यानी इंटरेस्ट के बाद, नेट ऑपरेटिंग इनकम बोला मतलब शेयर होल्डर इंटरेस्ट के पहले की। ये थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर बोलती है, मतलब ये इसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपकी वैल्यू डिपेंड करती है, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलेवेंट बोलती है, बट उसका वर्किंग थोड़ा सा अलग है नेट इनकम अप्रोच से। तो मतलब 1 और 3 का कंक्लूजन सेम है कि यस कैपिटल स्ट्रक्चर डज मैटर। फिर मोदी, ग्लियानी एंड मिलर एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने इन फील्ड में बहुत रिसर्च की। उनका जो अप्रोच था जिसको शॉर्ट में अपन एमएम अप्रोच बोल देते हैं, वो नेट ऑपरेटिंग इनकम वाला जो अप्रोच है ना सेकंड वाला वही है, उसी को उन्होंने आर्बिट्रेज के कैलकुलेशन से प्रूव किया, बराबर है। उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन, उसका लॉजिक इवॉल्व करके दिखाया, बाकी उनका कंक्लूजन सेम है। तो 2 और 4 आर सेम, 1 और 3 आर सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दे आर सिमिलर। एंड 2 और 4 आर सेम, 4 में एमएम ने उसको सिर्फ आर्बिट्रेज के मैकेनिज्म से उसको प्रूव करने की कोशिश की, जस्टिफिकेशन दिया उसका। नेट इनकम अप्रोच सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, द कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोपोर्शन, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। उनका कहना है कैपिटल स्ट्रक्चर कितना भी डेब्ट तुम बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट, ध्यान दीजिए ना, कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट, ठीक है। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट सस्ता रहता है, तो जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाते हो तो वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट घटती चली जाती है। तो इसका थ्योरी का कंक्लूजन क्या रहेगा कि डेप्ट इक्विटी रेशियो बढ़ाओ, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट को बढ़ाओ, फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ाओ, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होती जाएगी और इसलिए वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती चली जाएगी। अब इसका ये चार्ट देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट 20% जैसे समझाने के लिए यहां लिख दिया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट 10%, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर यानी एक समझाने के लिए मान लो इसमें 20% डेब्ट 80% इक्विटी मान लो अपन ने बोला है ना, यहाँ पे 40% डेब्ट, यहाँ पे 60%, यहाँ 80%, ऐसे मतलब डेब्ट बढ़ता जा रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट घटते जा रही है, ओवरऑल कॉस्ट घटते जा रही है, बराबर। ये डेप्ट का पोर्शन जो है
बढ़ते चला जा रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट घटती चली जा रही है, तो नेचुरली इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती चली जाएगी। Under this approach, market value of firm will increase with increase in debt proportion in the capital structure. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या रहेगी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन बोलते हैं, बेसिकली वो थ्योरी तो टैक्स लेती नहीं है, तो नेट इनकम यानी शेयर होल्डर की इनकम डिवाइडेड बाय कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये थ्योरी शेयर होल्डर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या है, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, तो इक्विटी की वैल्यू, डेप्ट की वैल्यू। देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यूज ऑफ डेप्ट कंटेंट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, एज अ रिजल्ट बोथ कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये उनके assumptions है। If tax rate is given, then in place of PBT, profit after tax will be taken and interest rate after tax will be taken for calculating average cost of capital. But trend in the data will be similar, that is with increasing debt proportion, average cost of capital declines and market value of firm increases. तो थ्योरी में तो डेप्ट कॉस्ट टैक्स को नहीं पकड़ा है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया तो वो बताया है कि आपने क्या करने का, बराबर। तो ट्रेंड वैसा ही दिखेगा कि आपकी जैसे जैसे डेप्ट बढ़ाओगे कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट घटेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो देखिए वो क्या बोलता है कि नेट इनकम पे से, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये बोलते थ्योरी तुम्हारे कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता है। इट इज आर्ग्यूड दैट विथ इंक्रीज इन डेप्ट प्रोपोर्शन द टोटल कैपिटल, अब आपने डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा, ये भी बोलते हैं कि ठीक है डेप्ट सस्ता है, हम मानते हैं, तो जब आप डेप्ट बढ़ाओगे तो आपको लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि जब आप डेप्ट बढ़ाते हो तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, उन्होंने भी एक रिस्क को ध्यान में रख के कॉस्ट यानी कि इक्विटी का एक्सपेक्टेशन था। अब आपने डेप्ट बढ़ाया तो रिस्क बढ़ी तो फिर इक्विटी शेयरहोल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा। तो इनका कहना है कि विथ इंक्रीज इन डेप्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज, तो इसलिए सस्ता डेप्ट होने का जो बेनिफिट आपने कमाया वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने से खत्म हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो वो उनका कहना है कि तुम यहां से मत निकालो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, बल्कि सीधे सीधे बोलो कि आपकी जो बिजनेस रिस्क है और आपका प्रॉफिटेबिलिटी, तो बिजनेस रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपके बिजनेस का नेचर जो होगा उसके हिसाब से, हाँ बिजनेस का नेचर बदलेगा तो ओवरऑल कॉस्ट बदलेगी, बट एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो ओवरऑल कॉस्ट है वो सेम रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसका भी चार्ट देखिए आप, इसी को एमएम ने बाद में प्रूव किया। वैल्यू ऑफ द फर्म जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट, वहां पर ने वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाला और फिर उस पे से अपन ने वैल्यू ऑफ फर्म, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकाला। अब इसमें से आगे आपको और दिख जाएगा, ये देखिए कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कांस्टेंट है 10%, वो कांस्टेंट है 10%, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20 थी जब जीरो डेप्ट था, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, ये 0 पॉइंट है, जीरो डेप्ट है यहाँ पे, ये जीरो डेप्ट वाला जो पोजीशन है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% था। इसको अनलीवर्ड कंपनी भी बोलते हैं जिसमें कि डेप्ट नहीं है, लीवरेज नहीं है, अनलीवर्ड कंपनी, या इसको प्योर इक्विटी कंपनी भी बोलते हैं। उसका कॉस्ट ऑफ क्या है 20%, तो ये एवरेज कॉस्ट हो गई। प्योर इक्विटी वाली जो कॉस्ट हो गई ये एवरेज कॉस्ट हो गई 20%। तो उनका कहना है ये 20% जो एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेंगी। डेप्ट बढ़ाओगे इक्विटी की कॉस्ट बढ़ती चले जाएंगे,
और एवरेज कॉस्ट 20% ही रहेंगी, ये उनका आर्ग्यूमेंट है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ते जा रही जैसे जैसे आप डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ाते चले जा रहे हो। विथ एवरी इंक्रीज इन डेप्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज राइजिंग। अब ट्रेडिशनल थ्योरी वो कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलेवेंट बोलती है। वो बोलती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो सस्ता रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट बढ़ाने से ओवरऑल कॉस्ट घटती है। लेकिन उनका पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट एक समय के बाद बढ़ेगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इवन और ज्यादा तेज रेट से बढ़ेगी। ये उनका चेंज है एज कंपेयर टू नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में कॉस्ट ऑफ डेप्ट पूरे लिए कांस्टेंट बोला था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूरे समय में कांस्टेंट बोला। इन्होंने बोला एक समय तक तो डेप्ट की कॉस्ट सेम रहेगी, बट एक समय के बाद, कितना समय ऐसा बोला नहीं जा सकता, बट एक लिमिट के बाद वो डेप्ट की कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो और ज्यादा रेट से बढ़ना शुरू होगी। इसलिए एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा आएगा जहां पे एवरेज कॉस्ट सबसे कम रहेगी, उसके बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इनका जो है बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट, उसके बाद जो है दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इसलिए ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक समय तक वेटेड एवरेज कॉस्ट घटती आई, लेकिन उसके बाद वो बढ़ने लगेगी। तो जिस पॉइंट पे वेटेड एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है वो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को बताएगा। ये देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट कुछ समय तक कांस्टेंट था, फिर बढ़ना शुरू हुआ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखोगे कि बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ना है, उसका जो स्लोप है वो देखोगे आप कि वो ज़्यादा तेज बढ़ा है। देखो ये कैसा तेज बढ़ा, जबकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी बढ़ा लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा तेज बढ़ा और इसीलिए आपका ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो पॉइंट है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम दिख रही है, ये वाला प्रोपोर्शन डेब्ट इक्विटी का, दैट विल बी ऑप्टिमम, दैट विल बी बेस्ट। ये बता चुका हूं। अब ये एमएम की थ्योरी जो है, मोदी ग्लियानियन मिलर एमएम अप्रोच, मॉडर्न व्यू भी जिसको बोला जाता है, MM has only expanded and explained NOI approach, net operating income approach. They argue that the total cost of capital of a particular corporation is independent of its methods and level of financing. That is, it is completely independent of its capital structure. In other words, a change in the debt equity ratio does not affect the cost of capital. MM therefore argue that leverage has nothing to do with the overall cost of capital, and the overall cost of capital of a company is equal to the capitalization rate of pure equity stream of class of risk. तो उसमें प्योर इक्विटी रख दिया, मतलब फाइनेंशियल रिस्क जीरो हो गई। तो उस केस में जो एक्सपेक्टेशन है वो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन बिजनेस रिस्क को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें सिर्फ बिजनेस रिस्क है, उसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। वो कांस्टेंट रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट बदलने के बाद भी। इसलिए लीवरेज से ना कॉस्ट बदलेगी और ना मार्केट प्राइस बदलेगा। अब ये इनके एजम्पशन जो है कैपिटल मार्केट परफेक्ट मार्केट की जो कंसेप्ट है वो थ्योरी में यूज होता है, बट रियलिटी में कोई मार्केट परफेक्ट मार्केट नहीं होता है। परफेक्ट मार्केट बोला मतलब वहाँ जितने जो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती है, इमीडिएटली सबको एक सरी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सब लोग जो एक्शन लेते हैं वो रैशनली सोच करके लेते हैं,
अपने अपने फायदे नुकसान को ध्यान रखते, बट रैशनल थिंकिंग रहती है। ऐसे बहुत सारे एजम्पशन को माना जाता है परफेक्ट मार्केट में। ट्रांजेक्शन्स आर कॉस्टलेस, तो आप आसानी से कोई भी एक टाइप के सिक्योरिटी से दूसरे टाइप के सिक्योरिटी में बदल सकते हो बगैर किसी कॉस्ट से। इन्फिनेटली डिविजिबल, यानी आप छोटे छोटे टुकड़े में भी सिक्योरिटी में डील कर सकते हो जितनी जरूरत हो। Investors are rational, well informed and choose a combination of risk and return that is most advantageous to them. Can easily move from one security to other. Investors have homogeneous expectation and held identical subjective probability distribution about future operating income. एक सरी की उनकी थिंकिंग है, उनके एक्सपेक्टेशन एक सरी के है। Firms can be grouped into equivalent risk class on the basis of their business risk. अलग अलग टाइप के बिजनेस वालों को अपन अलग अलग रिस्क क्लास में फिट कर सकते हैं। इनके नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, इसलिए इनकी सबकी रिस्क एक सरी की है। There is no corporate or personal income tax. Basic proposition by MM. Based on the above assumption, MM derived the following three propositions. Number one, total market value of the firm is equal to its expected operating income PBIT divided by the discount rate appropriate to its risk class. मतलब वो बिजनेस रिस्क के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन है या ओवरऑल कॉस्ट है उससे आप PBIT को डिवाइड कर दोगे तो वो वैल्यू ऑफ द फर्म। ये उन्होंने लिखा कि वैल्यू ऑफ फर्म शेयर की वैल्यू प्लस बोरोइंग की वैल्यू इज इक्वल टू ओ जो लिखा वो यानी EBIT हो गया डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड प्रपोजिशन उनका क्या है, द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन इक्विटी इज इक्वल टू KO प्लस ए प्रीमियम। कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट यानी वो प्योर इक्विटी की कॉस्ट थी। अब जैसे जैसे डेप्ट बढ़ाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, तो उसके लिए प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, यानी एक्स्ट्रा प्लस ए प्रीमियम। अब दिस प्रीमियम इज इक्वल टू डेप्ट बाय इक्विटी रेशियो टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन ओवरऑल कॉस्ट एंड द यील्ड ऑन द डेप्ट दैट इज KD। यानी ओवरऑल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओवरऑल कॉस्ट अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि दिस इज द रिटर्न वी विल बी एबल टू अर्न इन दिस बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। उसमें से डेप्ट से फाइनेंसिंग की तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट जितना उतना आप दे दोगे, तो जो डिफरेंस हो बच गया है ना, वो बच गया जो उसको डेप्ट टू इक्विटी के रेशियो से मल्टीप्लाई करो, उतना रिस्क प्रीमियम कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले एक्सपेक्ट करेंगे। यानी सीधे सीधे जितना डेप्ट में सेविंग होगा उतना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के ऑफसेट होते जाएगा। ये उन्होंने लिखा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू KO यानी ओवरऑल कॉस्ट। ये ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो आप उनके पैसों पे कमा रहे हो वो तो उनको मिलना ही चाहिए, है ना। ये ओवरऑल, ये तो रिस्क फ्री यानी कि सिर्फ बिजनेस रिस्क थी, इसमें फाइनेंशियल रिस्क नहीं थी, तो ये तो सिर्फ बिजनेस रिस्क के लिए उनको रिटर्न मिलना चाहिए। बट आपने तो डेप्ट डाला तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गई, क्योंकि पहले डेप्ट वाले को दिया जाएगा इंटरेस्ट, फिर बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा डिविडेंड। सेकेंडली लिक्विडेशन में भी पहले डेप्ट वालों का पैसा वापस होगा, फिर बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, तो भाई इक्विटी वालों की तो रिस्क बढ़ गई ना। तो इसलिए वो बोलते हैं कि उसके लिए तो एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए। वो रिस्क प्रीमियम कितना, तो वो ध्यान से देखिए। ओवरऑल कॉस्ट, इसी को अपन बाद में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ये जो सेविंग हुई, मल्टीप्लाइड बाय बोरोइंग या जिसको अपन डेप्ट बोल सकते हैं, डेप्ट अपॉन इक्विटी। ये जो B ऑब्लिगेस दिया है इसी को आप बोल सकते हैं डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी। थर्ड प्रपोजिशन, the discount rate यानी KO applicable to the firm is the cutoff rate for capital budgeting decision. This cutoff rate is independent of capital structure. For this reason, the third proposition is also called leverage irrelevance theorem.
मतलब बोलता लिवरेज इर्रेलेवेंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैपिटल बजटिंग में भी जो प्योर इक्विटी वाला रेट था वही ले लो, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी बदल करो ओवरऑल कॉस्ट बदलेगी नहीं। ये एमएम की थेरी है, ठीक है, अलग अलग थेरीज है, ठीक। कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू एमएम, if capital markets are perfect in a tax less world, value of the firm is only a factor of risk and nothing else, because the firm earning more operating profit will have more value and vice versa, or value of the firm will depend upon business risk and will be independent of financial risk. In other words, two firms belonging to the same risk class and business risk, identical in all respect except for capital structure, must have same value. Any mismatch between market values of such firms are temporary, and the investors, guided by their own profit motive, enter into certain transactions to set right the mismatch. तो उनका कहना है कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते, थेरी को कैसे प्रूव किया जाता है कि जो अपोनेंट है वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं तुम्हारी थेरी गलत है, वैल्यू सेम रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। वो बोलेंगे ओके, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि भाई ये फर्म ए है, ये फर्म बी है, दोनों का बिजनेस रिस्क क्लास एक है तो दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, क्योंकि साइज उनका सेम था, जितने से बिजनेस शुरू किया, तो टोटल वैल्यू दोनों की सेम रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप बोलते कि नहीं सेम रहना जरूरी नहीं है, इसलिए ओके हम मान लेते हैं ए की वैल्यू ज्यादा तो बी की कम, या बी की ज्यादा तो ए की कम, और दोनों में फर्क काय का है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का, बस उतना ही फर्क है। तो वहां से शुरू करते हैं और फिर वो उसको प्रूव करते हैं कि क्योंकि एक की वैल्यू ज्यादा है और एक की वैल्यू कम है, तो जो मार्केट में ऐसे जानकार लोग होते हैं जो ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो इस मिसमैच को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। रिस्कलेस प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को बोला जाता है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्कलेस प्रॉफिट कमाना। रिस्क लेके तो प्रॉफिट कमा ही सकते हो, लेकिन अगर बगैर रिस्क लिए प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो कौन नहीं चाहेगा भाई, बगैर रिस्क लिए प्रॉफिट मिल रहा है तो कौन नहीं चाहेगा। तो वो रिस्कलेस ट्रांजैक्शन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अगर ये मिसमैच है तो पहली बात तो बोलते मिसमैच रहेगा नहीं, इक्वल वैल्यू। लेकिन बोलते ओके आप बोल रहे तो नहीं है, अलग अलग है, तो बोलेंगे ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे कि वो जिसकी वैल्यू ज्यादा थी उसको घटाएंगे और जिसकी वैल्यू कम थी उसको बढ़ाएंगे, यानी दोनों कहां पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आई जाएंगे। ये मिसमैच ज्यादा समय तक मार्केट में रहेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं, गिद्ध की निगाह है, वल्चर बोलते हैं ना, गिद्ध, वो आसमान से देख लेता है कि कहाँ पे कोई कॉर्पस है, मरा हुआ जानवर है, और एक झटके में आके अपना खाना शुरू कर देता है। तो वो वल्चर वाली निगाह लोगों की है और वो फटाक से इसका फायदा उठाएंगे और ऐसे ट्रांजैक्शन करेंगे कि जिससे इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएगा। इसी को उन्होंने आर्बिट्रेज के ट्रांजैक्शन करके बताया। At equilibrium, the overall cost of capital or cut-off rate is also independent of capital structure. ये आर्बिट्रेज की प्रोसेस में दोनों एंगल से गए अपन ने, जिसमें डेप्थ ज्यादा था यानी ज्यादा लिवरेज था उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो वाले भी ट्रांजैक्शन है, जिसमें डेप्थ ज्यादा था उसकी वैल्यू कम है, वो भी, यानी दोनों एंगल से कि भाई इसकी वैल्यू ज्यादा है तो भी, इसकी वैल्यू ज्यादा है तो भी क्या होगा। ये इलस्ट्रेशन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, लीवर्ड यानी जिसमें डेप्थ का प्रपोर्शन, यहाँ सिंपल रखने के लिए एक को प्योर इक्विटी रख दिया यानी जिसमें डेप्थ नहीं है, तो थोड़ा आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो लीवर्ड फॉर्म यानी जिसमें डेप्थ है इज हायर देन अनलीवर्ड फॉर्म, यानी प्योर इक्विटी वाले की वैल्यू कम बताया इस एग्जांपल में, और डेप्थ जिसमें है उसकी वैल्यू ज्यादा बताया। ये दोनों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर 150 और 200, तो 1000 इंटू 150 करोगे तो वो हो जाएगा 1.5 लाख, है ना, 1,50,000, और ये हो जाएगा 2 लाख। इसके अलावा इसमें डेप्थ है तो 2 लाख और 1 लाख मतलब मिला के वैल्यू ऑफ द फर्म हो गई 3 लाख, और इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म है 1,50,000, जबकि दोनों की पीबीआईटी जो है वो इक्वल है क्योंकि उनका लेवल ऑफ बिजनेस भी इक्वल है।
तो भाई MM की थ्योरी के हिसाब से ये जो मिसमैच दिख रहा है इसमें अब आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आर्बिट्रेजर जो लोग रहेंगे वो इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन करेंगे कि P लिमिटेड की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और Q लिमिटेड की वैल्यू घटना शुरू होगी। लेकिन वो ट्रांजेक्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि Q लिमिटेड की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ की शेयर्स वो बेचना चाहेगा। अब वहाँ पे डेप्ट था, जबकि P लिमिटेड में अगर वो पैसा लगाएगा तो P लिमिटेड में तो डेप्ट नहीं है। तो थोड़ा इसको मैं जो ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, फिर उसके बाद आप उसके ट्रांजैक्शन को देखना कि क्या लिखा है, और बाद में लगा तो फुल इलस्ट्रेशन आप बाद में देखना अपना। पर अभी ध्यान दीजिए, Q लिमिटेड का अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मुझे वो जो डिबेंचर वाले उनका इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता वो मेरे को मिलता है। पर P लिमिटेड में डिबेंचर है ही नहीं, इसका मतलब P लिमिटेड में जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है वो सीधे सीधे शेयर होल्डर को बांटा जाता है। तो ये दोनों में जो फाइनेंशियल रिस्क है वो तो अलग अलग है। तो भाई अगर मैं Q के शेयर बेच के P में आता हूं तो मेरी पोजीशन इक्वल कहाँ हुई, वो तो पोजीशन बदल गई, रिस्क बदल गई। और मैंने बोला आर्बिट्रेज मतलब रिस्कलेस प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब रिस्क को सेम रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है उसको सेम। तो वो कैसे होगा उस पर ध्यान देना कि भाई Q में मैं था, शेयर होल्डर ही हूं मैं, लेकिन शेयर होल्डर रहने की वजह से क्या हो रहा है, डेप्ट वाले को पहले दिया जाता है उसके बाद मेरा नंबर लगता है। अब अगर मैं Q के शेयर बेच के P के शेयर खरीद लूंगा तो P में तो कंपनी जो भी कमाएगी सीधे हमारे हाथ में आने वाली, क्योंकि उसमें तो डेप्ट है ही नहीं। तो इसके लिए इसको बोलते हैं Q लिमिटेड का डेप्ट यानी कॉर्पोरेट डेप्ट, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा पर्सनल डेप्ट लेकर के। मैं खुद डेप्ट ले लूंगा, डेप्ट से उधार से पैसा ले लूंगा। ये देखिए जरा, बड़े इंटरेस्टिंग है, समझोगे तो बहुत फायदे की चीजें आगे आपके काम में आएगी। अब यहाँ पे समझाने के लिए वो थोड़ा उसमें छुप गया MM प्रोज। एन इन्वेस्टर हैविंग 10% ऑफ शेयर इन Q लिमिटेड, उसके पास 10% शेयर है Q लिमिटेड के, तो वो क्या करेगा देखिए, ठीक है, वो 10% शेयर जो उसके पास Q के है, ही विल बी बेटर ऑफ बाय, डायरेक्टली वैल्यू यहाँ नीचे दिख रही, पहले ऊपर, डिस्पोजिंग ऑफ हिज इक्विटी इन Q लिमिटेड। क्यों ऐसा कर रहा, बेच रहा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। मार्केट का एक सिंपल सा फंडा होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। क्या प्रिंसिपल होता है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। तो Q की वैल्यू ज्यादा है तो बेचेगा। इससे क्या होगा कि Q लिमिटेड की मार्केट वैल्यू घटेगी। प्रिंसिपल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का, जिसका डिमांड बढ़ता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसका सप्लाई बढ़ता है उसकी वैल्यू घटती है ना। तो वो अपने शेयर बेच रहा है ना, सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि शेयर का मार्केट में, तो अल्टीमेटली ये शेयर की कीमत को घटाएगा, ठीक है। और उसने तो भाई 200 के रेट से अपने शेयर बेचेगा। फिर क्या करेगा, वो मैंने बताया ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर वाला कॉर्पोरेट डेप्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा पर्सनल डेप्ट से। तो ये खुद 10% शेयर का होल्डर था, यानी 10% डिबेंचर वालों की लाइबिलिटीज के ऊपर थी, ऐसा समझ लो। तो आपके डिबेंचर थे 1 लाख के, तो उसका 10% यानी 10,000 का ये बोरोइंग भी कर लेगा। तो इसने ये जो आप बोल सकते हो कि इसके 10% शेयर बेचे तो 20,000 रुपए आएंगे, और इसके 10% के बराबर वो उधारी ले लेगा मार्केट से, यानी 10,000। तो इसके पास टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 30,000। अब 30,000 से वो जब P लिमिटेड के शेयर खरीदेगा तो देख लो आप, 30,000 में वो P लिमिटेड के 20% शेयर खरीद सकता है, बराबर। तो एक्वायरिंग इक्विटी इन फॉर्म P लिमिटेड। अब इससे क्या होगा कि P लिमिटेड के शेयर की डिमांड बढ़ रही तो P लिमिटेड के शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 10% शेयर इन Q लिमिटेड। देखो 20,000 में शेयर बेचा, बोरिंग बता दिया 10,000 लिया, अब उसके पास कितने हो गए, 30,000 रुपए। अब ये 30,000 रुपए में से वो 20% इक्विटी खरीद ले लेगा, किसकी, तो P लिमिटेड की। P लिमिटेड की उसने 20% इक्विटी खरीद लिया, सॉरी यस, P लिमिटेड पहली कंपनी। अब देखिए क्या होने वाला, ये 20% होल्डिंग उसके पास आ गई। अब देखो कि उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये करने से। तो Q में था तो उसको क्या मिल रहा था, और P में आने से उसको क्या मिलेगा, तो वो आपको दिखाएगा कि उसको फायदा हुआ।
तो ये जो बगैर कोई रिस्क ले, क्योंकि उसकी रिस्क की पोजीशन सेम है, पहले भी उसको उतनी ही रिस्क थी जब वो क्यू में था, पी में भी उतनी है, क्योंकि अभी भी उसका डेप्ट उसने उतना मेंटेन कर लिया है। तो इसका मतलब रिस्क बदले बगैर अगर उसको फायदा हो रहा है तो व्हाई विल ही नॉट डू दैट। तो हर पर्सन ऐसा करना शुरू करेगा। तो एक ने बेचा, दूसरा भी कुछ करे, ऐसे कर धीरे धीरे क्या होगा, उसके ये जो प्रॉफिटेबिलिटी घटती जाएगी और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, जहां पे फिर किसी को ये प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। वो शिफ्ट हो सकेगा यहां से वहां, लेकिन उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट विदाउट रिस्क प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब ये देखो कैलकुलेशन, उसको पी लिमिटेड में 20% और 75,000 मिलेगा, क्योंकि पी लिमिटेड कंपनी में कोई डेप्ट नहीं है। तो 75,000 का 20% 15,000 मिल गया। फिर उसने जो डेप्ट उधार लिया था उस पर इंटरेस्ट देगा, 15% रेट अपन ने पकड़े तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट देने में चला गया, यानी उसको 13,500 मिलेगा जब वो पी का शेयर होल्डर बन गया तो, बराबर, पी में 13,500। अब वो क्यू में रहता तो क्या होता था, क्यू में 75,000 रुपए की अर्निंग थी, उसमें से 1,00,000 रुपए के डेप्ट पे 1,00,000 रुपए के डेप्ट पे 15% के रेट से 15,000 इंटरेस्ट गया, तो बचा 60,000। यहाँ पे एक जीरो कम लगा है, ये होना चाहिए 60,000 रुपए। ये है 60,000 रुपए, बराबर। 60,000 का 10%, यानी इसको 6,000 मिलता था जब ये क्यू में था, तो इसको 7,500 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ये ट्रांजेक्शन करने से। Since the earning after arbitrage is higher than present earning, most investors, guided by their own profit motive, engage in the above transactions, depressing value of Q Limited, raising value of P Limited. The equilibrium will be thus restored. इसकी वैल्यू घटने लगेगी और इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, दोनों कहाँ जाएंगे, बराबरी पे। अभी Q ऊपर है, P नीचे है, अभी ऐसा ऐसा होते जाएगा, ऐसा ऐसा इक्विलिब्रियम पे। अब ये उसी को समझाने का दूसरा एग्जाम्पल, कि मान लो कि भी अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू ज्यादा है, लीवर्ड की कम है। यहां पे देखो इसकी वैल्यू 3,00,000 रुपए हो रही है, 3,00,000 रुपए, ठीक है। इसकी वैल्यू ये 1,60,000 और 80,000 का डेप्ट, इसका मतलब 2,40,000, 240। तो अब पी लिमिटेड में तो ऐसा है, वो अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वो बेचेगा, और कहां खरीदेगा, क्यू में। पर अब सवाल उठता, पी में तो जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, कम भी कमाएगा तो कम मिलेगा, बट मिलेगा। जबकि क्यू में क्या है, क्यू में अगर प्रॉफिट घटेगा तो पहले डेप्ट वाले को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा, फिर बचेगा तो इक्विटी वाले को मिलेगा, नहीं तो नहीं भी मिलेगा। इसका मतलब उसकी पोजीशन बदल जाएगी अगर वो सीधे सीधे पी से क्यू के शेयर में शिफ्ट हो जाता है। तो क्या करना, वो क्या करेगा, पी के शेयर बेच के जो पैसे आएंगे वो क्यू के इक्विटी और डेप्ट जो है 1,60,000 और 80,000, ये जो प्रपोर्शन है 2:1, तो वो हर 3 रुपए में से 2 रुपए इक्विटी में लगाएगा, 1 रुपए डेप्ट में लगाएगा। तो भैया आप क्यू कितना भी कमाए, मेरे पास उसका डेप्ट भी है तो मेरे को उसमें से भी मिलेगा, और इक्विटी भी है तो उसमें से भी, मतलब मेरे को उसकी टोटल अर्निंग में से सेम प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। ये देखिए, देखो अक्वायरिंग डेप्ट एंड इक्विटी बोथ, दोनों खरीदना पड़ेगा उसमें। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा, पी के शेयर बेचे जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू गिरेगी, और क्यू के खरीदे जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये फिर आपको समझा के दिया, कोई 10% मान के चल रहे अपन ने, तो उसको पी में रहता था तो 75,000 का 10% यानी 7,500 की अर्निंग हो रही थी। अब उसने क्या किया, अपने 3,00,000 की वैल्यू है टोटल, उसमें 10% उसका था तो बेच दिया 30,000 में, और इसको क्यू का जो डेप्ट और इक्विटी का प्रपोर्शन है उसमें 20,000 इक्विटी में लगा दिया, 10,000 डेप्ट में लगा दिया, बराबर। तो उसके पास कितना परसेंटेज होल्डिंग आ गया, तो 1,60,000 की इक्विटी में 20,000 उसने खरीद लिया तो 12.5% हो गया उसको। सिमिलरली डेप्ट में भी 12.5% हो गया,
तो अब जो इक्विटी वालों को 63,000 बांटा जा रहा है, इक्विटी वाले, तो 63,000 में से 7875 उसको मिलेगा। वैसे ही डेप्ट में उसकी अर्निंग जो रहेंगी वो 1500 रुपए होगी, तो उसको टोटल मिलने वाला है 9375। पहले कितना मिल रहा था उसको 7,500, अब कितना मिल रहा है 9375। इसका मतलब वो बेटर ऑफ पोजीशन में आ गया। ये है आर्बिट्रेज का मैकेनिज्म। गेन ये देख लीजिए 1875 का, और नतीजा वही है कि हर कोई ऐसा करने लगेगा तो पी के शेयर की वैल्यू गिरने लगेगी, क्यू की बढ़ने लगेगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो रहेगी वो बराबर हो जाएगी। तो ये आर्बिट्रेज का मैकेनिज्म के थ्रू एमएम ने अपने पॉइंट ऑफ कंटेंशन को प्रूव किया, जस्टिफाई किया वो। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? द लिवरेज इररिलेवेंस थ्योरम इज वैलिड सो लॉन्ग एज द अंडरलाइंग अजम्पशंस आर वैलिड। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में इनवैलिडेट दी एमएम आर्गुमेंट कि भाई वो जो एजम्पशन लिया आपने वही वैलिड नहीं होते हैं, ये इनका मतलब है। एमएम assume that present leverage and corporate leverage are perfect substitute. In practice, this is not likely to be true because an individual cannot adopt as higher a leverage as a company can do. मतलब कंपनी को जितने आसानी से पैसा उधार मिलता है, इंडिविजुअल को उतने आसानी से नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये उसका मतलब है। The simple reason being refusal by creditor to lend to an individual who tend to employ high leverage ratio. An individual is not likely to be able to borrow on his personal account at the same rate of interest as the company can do. तो कंपनी को जो रेट से आपको बोरिंग मिल जा रही होगी, इंडिविजुअल को वो रेट से शायद नहीं मिल पाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अंडर एनओआई या एमएम अप्रोच में विथ टैक्स इफेक्ट, क्योंकि अभी तक की थ्योरी में जो था वो क्या था? विदाउट टैक्स। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बाद में, कुछ सालों के बाद में अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो उन्होंने ये फिर बोला, ये माना, पहले क्या बोल रहे थे? वैल्यू ऑफ द फर्म डजंट चेंज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर उन्होंने माना कि भाई डेप्ट में जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स सेविंग होती है, इसलिए जब आप डेप्ट को बढ़ाते हो तो टू द एक्सटेंट ऑफ द टैक्स सेविंग द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। बस उतना ही इंक्रीज होता है, ये उनका आर्ग्यूमेंट था। फिर भी कि जितनी टैक्स सेविंग होती है उसकी इफेक्ट के तौर पे ही वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है। बाय इंक्लूडिंग टैक्स इफेक्ट, बाद में उन्होंने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया। In 1963, MM model was amended by incorporating tax. They recognized that the value of the firm will increase or cost of capital will decrease where corporate tax exists. MM stated that value of levered firm will be more than unlevered firm only to the extent of tax saved on interest. This they proved by considering a personal debt situation, perpetual debt situation, by borrowing, redemption and borrowing on continuous basis, thus assuming that same interest and tax benefit on it will be available in perpetuity. उन्होंने एज्यूम कर लिया अगेन कि जो डेप्ट है वो रिडीम होगा, लेकिन वापस हम उतना ही डेप्ट उसी रेट पे ले लेंगे, फिर वो रिडीम होगा, फिर से उतना ही डेप्ट ले लेंगे, यानी परपेचुटी में हमेशा के लिए डेप्ट और इक्विटी का जो प्रपोर्शन बना रहेगा, यानी उस पर जो टैक्स सेविंग हो रही वो हमेशा के लिए बनी रहेंगी वैसी की वैसी। ये एजम्पशन उन्होंने किया। अब उन्होंने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट, यानी जो टैक्स सेविंग होती है इंटरेस्ट में, उसको परपेचुटी में हमेशा के लिए, इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है उससे कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करना मतलब वो इनकम पे से कैपिटल पे जाना। तो टैक्स सेव्ड ऑन इंटरेस्ट ये कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ये टैक्स सेव्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। तो ये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द टैक्स सेविंग ऑन डेप्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा के लिए है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट, इसी को दूसरे तरीके से, ये और है, मतलब इस ये दूसरे तरीके कि डेप्ट इनटू इंटरेस्ट रेट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, या डायरेक्टली फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें से देखो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट गए, है ना, तो इसलिए डायरेक्टली क्या बच गया? डेप्ट इनटू टैक्स रेट।
इसका मतलब बोलेंगे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इनटू टैक्स सेविंग will be equal tax rate will be equal to value of levered firm. तो वैल्यू ऑफ है अनलीवर्ड फर्म जो रहेंगी वो प्योरली काय पे डिपेंड करेंगी, ऑपरेटिंग इनकम माइनस टैक्स, क्योंकि यहाँ पे अपन टैक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग इनकम में से टैक्स हटा दिया और उसको कैपिटलाइज कर दो। ये क्या हो गई, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू हो गई। यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स गया, उसको कैपिटलाइज किया, जो भी प्योर इक्विटी वाला रेट था कैपिटलाइजेशन रेट, वो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म आ गई। अब इसमें आप वो जो ये वाला कैलकुलेशन है ये ऐड कर दो इसमें, तो वो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म हो गई। तो टू दैट एक्सटेंट वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म ज्यादा रहेगी, ये उन्होंने माना। ये देखेंगे आपकी एवरेज कॉस्ट का जो लाइन है वो थोड़ा सा स्लैंटिंग है, थोड़ा डिक्रीज हो रहा। पहले क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट था, अब वो थोड़ा कम हो रहा, टू द एक्सटेंट ऑफ जो टैक्स सेविंग होती है डेप पे, उसकी वजह से। ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट अपन ने पहले ही बोला था, ये उसी का फॉर्मूले की तरह बताया कि दो प्लान को जब कंपेयर करना है तो उसके लिए आप एक अर्निंग का लेवल निकालना चाहते हैं जहां पे दोनों इक्विलिब्रियम पे, बराबरी पे है, दोनों कैपिटल स्ट्रक्चर बराबरी पे है। दो इक्वेशन बनाओगे जिसमें सिर्फ ईबीआईटी को ब्लैंक छोड़ दो या एक्स लिख दो और उनको इक्वेट कर दो, क्योंकि वो काय के इक्वेशन है ईपीएस के, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट कट करो, फिर टैक्स का इफेक्ट लो, फिर जो बचा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कट करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ईपीएस ऑफ प्लान ए अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। अब ये आप देख लीजिए, अर्निंग माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट कर देने से वो आफ्टर टैक्स बन गया। तो अर्निंग में से इंटरेस्ट कट किया और 1 माइनस टैक्स रेट से यानी जैसे 30% टैक्स रेट है तो 30 टैक्स देने के बाद बचता कितना है, 70%। तो ये 70% हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, 70%, ये 70%। तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, यानी पीबीटी हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे टैक्स का इफेक्ट होके 70% बच जाएगा इतना, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कट कर दो अगर है तो, जहां पे ये हो गए इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। सिमिलरली इधर भी, अब इसमें से कैपिटल स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट होगा तो यहाँ आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो यहाँ आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होगा, दूसरा अलग होगा, दोनों को सॉल्व करो। इसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर का इंटरेस्ट, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड, इसके नंबर ऑफ शेयर, इस कैपिटल स्ट्रक्चर में इसका इंटरेस्ट का प्रेफरेंस, इसके नंबर ऑफ शेयर, बराबर। सिर्फ ये दोनों जगह एक रखना, एक्स लिख देने का, और सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों के बीच का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, ये दोनों के बीच का क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। और वो बता ही दिया कि इस ब्रेक इवन के नीचे जो रहेगा वो लोअर फिक्स कॉस्ट बेटर रहेगा, इस ब्रेक इवन के ऊपर जो रहेगा वो हायर फिक्स कॉस्ट बेटर रहेगा। ये हो गई आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये दो चैप्टर आपके लिए समझाने के लिए काफ़ी बड़े थे। आगे के चैप्टर में कैपिटल बजटिंग में टेक मोर टाइम, बट बाकी के चैप्टर थोड़े से कम समय में रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी विल टेक 4th चैप्टर, operating and financial leverage. We will be taking operating and financial leverage. Leverage यानी क्या, तो सिंपल लैंग्वेज में मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट क्रिएट होना। जैसे अपन गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपन जो गाड़ी का स्टीयरिंग रहता है उसको थोड़ा सा मूवमेंट देते, थोड़ा हल्का सा, लेकिन जो गाड़ी के चक्कों पे उसका इफेक्ट रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। इसको बोलते हैं लीवरेजिंग। तो लीवरेज यानी एक फाइनेंशियल वेरिएबल में जो चेंज होता है उसकी वजह से दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे प्रोपोर्शनेटली ज्यादा इफेक्ट क्रिएट होता है।
दैट इज कॉल्ड लिवरेज। अब ये क्यों होता है? तो उन दोनों फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में, फाइनेंशियल वेरिएबल मतलब जो वेराय होते हैं, ठीक है, उन दोनों फाइनेंशियल लिवरेज के बीच में, फाइनेंशियल वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती है, और इसीलिए वो मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट क्रिएट करता है। उसको अपन यहाँ स्टडी करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस चैप्टर पे। इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया उसका मीनिंग कि लीवरेज एनालिसिस वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड बाय फर्म टू क्वांटिफाई रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कैपिटल स्ट्रक्चर। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि लीवरेज जिस लेवल पे कैलकुलेट करते हो, अगर रीचेक करना है तो उसी लेवल पे वो फिट बैठता है। अगर आप उसको किसी दूसरे लेवल पे अप्लाई करोगे तो नहीं, दूसरे लेवल पे वो लीवरेज बदल जाएगा। तो हायर द लीवरेज, यानी लीवरेज अगर बहुत ज्यादा है मतलब इट इज हायर रिस्क। लोअर द लीवरेज मतलब रिस्क कम है। क्योंकि अगर लीवरेज ज्यादा है तो 10% चेंज होने से उधर आगे के वेरिएबल पे 20% 30% चेंज होगा। तो अगर फेवरेबल डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो फायदा होगा, बट अनफेवरेबल या एडवर्स हुआ तो नुकसान भी उतना ही फास्ट होगा। और रिस्क या अनसर्टेनिटी का मतलब ही होता है कि नुकसान हो सकता है तो फायदा भी हो सकता है, लेकिन वो उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपन बोलेंगे कि इट इज ए रिस्की सिचुएशन। ये लीवरेज हमको रिस्क असेस करने में मदद करते हैं। लीवरेज मीन्स सेंसिटिवनेस ऑफ वन फाइनेंशियल फैक्टर टू चेंज इन अदर फाइनेंशियल फैक्टर। तो एक फाइनेंशियल फैक्टर में चेंज होने का दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर पे जो इफेक्ट हो रहा है उसका सेंसिटिवनेस, हाउ सेंसिटिव इट इज, वो कितना सेंसिटिव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, कि मम्मी अगर आपको डांटती है तो आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स यू आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू द स्कोल्डिंग बाय योर मॉम। बट अगर देखिए डैडी ने डांट दिया तो आप पे कुछ ज्यादा ही असर पड़ जाता, थोड़ा बोला तो आपको बहुत लगता है ना। दैट मीन्स यू आर मोर सेंसिटिव टू दी स्कोल्डिंग या पनिशमेंट बाय योर डैडी, राइट। Concept of leverage. Leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. There are three commonly used measures of leverage in financial analysis. दो ही है, फिर दो को कंबाइन करके देखते हैं, that is called थर्ड वाला, ठीक है। ऑपरेटिंग लीवरेज हमारी जो फिक्स कॉस्ट है उनकी वजह से आता है। फिक्स कॉस्ट को हम दो टाइप की फिक्स कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यानी जैसे आपके रेंट का खर्चा होगा, डिप्रिशिएशन होगा, और जो बाकी के ऐसे खर्चे होंगे, सैलरी होगी, ये सब काय में आ जाएंगे आपके ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये आपके फाइनेंशियल नेचर की फिक्स कॉस्ट। अल्टीमेटली हम इफेक्ट काय पे देखना चाहते हैं, शेयर होल्डर के, और शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग पे ये मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से जो हो रहा है वो फाइनेंशियल लीवरेज, और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जो हो रहा है वो ऑपरेटिंग लीवरेज, और दोनों फिक्स कॉस्ट को मिला के देखा तो दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो आप अगर अपने प्रॉफिट लॉस का स्ट्रक्चर ध्यान में लाओ वर्टिकल पैटर्न में, तो आपके शुरुआत होती है सेल, बराबर, शुरुआत होती है सेल, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी चली गई, कॉमनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और वेरिएबल खर्चे जो होंगे, तो ये आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने पढ़ा है ना। इसमें से आप जो फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो ये बेसिकली ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, तो ये आ जाता है आपका पीबीआईटी। तो देखिए कंट्रीब्यूशन में जो चेंज होगा वो सेल का चेंज है, सेल में चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज, उसी प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन भी बदलेगा। तो सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम प्रोपोर्शन में बदलेंगे, मतलब उनमें लिवरेजिंग नहीं रहेगा, उतना ही इफेक्ट होगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन में जो चेंज हुआ एज कंपेयर टू दैट
पीबीआईटी में चेंज मोर देन प्रोपोर्शनेट होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगी। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बट फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन घटेगा बट फिक्स कॉस्ट नहीं घटेगी, इसलिए पीबीआईटी पे जो इफेक्ट आएगा वो मोर देन प्रोपोर्शनेट आएगा। इसके बाद फिर आप इंटरेस्ट का खर्चा लेते हो, बराबर, इंटरेस्ट। और अपने को इस पर्पस के लिए अगर जरूरत पड़ी तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो उसको ग्रॉस्ड अप करके लेंगे। क्यों ग्रॉस्ड अप करते हैं, पहले की स्टडी में भी ये पॉइंट आया है, अभी भी देख लेंगे अपन उसको। तो ये आ जाता है आपका पीबीटी। अब इसके बाद की चीजें प्रोपोर्शनेट बदलेगी क्योंकि पीबीटी जितना रहेगा उसके हिसाब से टैक्स रहेगा। पीबीटी बढ़ेगा टैक्स बढ़ेगा, पीबीटी घटेगा टैक्स घटेगा, और ये आ जाता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसी पे से क्या निकलता है आपका अर्निंग पर शेयर, बराबर। तो ये जो दो फिक्स कॉस्ट है ये मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट क्रिएट करती हैं। एक है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो उसके इफेक्ट को अपन ऑपरेटिंग लिवरेज के नाम से पढ़ते हैं। दूसरी है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो उसके इफेक्ट को अपन फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से पढ़ते हैं। और दोनों को देखा है ना, सीधे कंट्रीब्यूशन के चेंज का ईपीएस पे इफेक्ट देखा, तो वो क्या बताएगा आपको, कंबाइंड लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज। As sale or production increases, variable cost increases proportionately. However, fixed cost remains the same and consequently get distributed over a larger volume. This results in higher net profit ratio. This more than proportionate change in EBIT, earning before interest and tax, या PBIT, in response to a change in sale is measured as operating leverage. Operating leverage at any level of sales can be calculated as below: contribution upon operating profit या PBIT EBIT जो बोलना है। ये हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला भी अपन आगे देखेंगे, पर कॉमनली ये फॉर्मूले का डाटा तो यही अपन ने यूज करने का। इफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज से 2, then for every 1% rise in sales level there will be 2% rise in PBIT। तो अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, इसका मतलब जितना सेल में चेंज होगा PBIT में उसका डबल इफेक्ट आएगा परसेंटेज टर्म्स में। 10% से सेल बढ़ा तो PBIT 20% से बढ़ेगा। ये जो मोर देन प्रोपोर्शनेट इफेक्ट आया दैट इज कॉल्ड लिवरेज। तो ये 2 टाइम्स लिवरेज हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। It may however be noted that operating leverage is calculated at one level of sales, it will change at another level of sales। ये मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट कर दिया था, जिस लेवल पे कैलकुलेट किया उसी लेवल से उसको चेक करने का, अप्लाई करने का। और ऑल्टरनेटिवली वी कैन से व्हेन द सेल्स लेवल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द EBIT also changes। The operating leverage measures the effect of change in sales revenue on the level of EBIT. The operating leverage is calculated by dividing percentage change in EBIT by percentage change in sales revenue। तो वहाँ पे आपने जो कैलकुलेशन देखा कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT, अब ये उसी कैलकुलेशन का दूसरा तरीका है। जहाँ 2 लेवल का डाटा दिया रहा तो आप परसेंटेज चेंज करके भी निकाल सकते हो। तो परसेंटेज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन सेल्स रेवेन्यू। थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए ध्यान रखना, उस फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT था। इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में परसेंटेज चेंज इन EBIT ऊपर आ गया और परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे चला गया। वो परसेंटेज चेंज इन सेल जितना रहेगा उतना ही परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि फॉर्मूला उसका उल्टा हो गया। उसका कंट्रीब्यूशन अपॉन PBIT था, इसका परसेंटेज इन चेंज इन PBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। ये परसेंटेज अगर सेल 10% से बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगा, बराबर। ये 2 तरीके से लिवरेज कैलकुलेट हो सकता है। It is risky to have a high operating leverage since a slight fall in sales result in a disproportionately large fall in profit। इसी को अपन बोलते हैं रिस्क ज़्यादा रहेगी, leverage ज़्यादा है तो। If operating leverage is high, it automatically means that the break-even point would also be reached at a high level of sales। तो break-even sale अपन बोलते हैं जो सेल लेवल पे no profit no loss। तो यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को अगर हम देखेंगे
तो यानी PBIT 0 हो गया, मतलब हो गया कि आपका ऑपरेटिंग BP अचीव हो गया। PBIT 0, तो PBIT 0 तो ऑपरेटिंग BP अचीव हो गया। लेकिन आपको मालूम है उसके बाद फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आएगी तो लॉस में चले जाओगे आप। Also in the case of a high operating leverage, the margin of safety ratio would be low. क्योंकि बीपी हाई रहेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो कम रहेगा। The operating leverage is the percentage change in EBIT as a result of 1% change in sales. Operating leverage arises as a result of fixed costs in the cost structure. If there is no fixed cost, there will be no operating leverage. क्योंकि सोच के देख लो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट PBIT था, अब कंट्रीब्यूशन 0 है, सॉरी PBIT फिक्स कॉस्ट 0 है, तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू PBIT, और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू PBIT होगा तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा 1, और 1 लीवरेज का मतलब रहेगा कि जितना भी चेंज सेल में होगा उतना ही चेंज कंट्रीब्यूशन में और उतना ही चेंज PBIT में। ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जनरली वो जो परसेंटेज वाले तरीके से कैलकुलेट किया उसको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोल देते हैं, बाकी चीज एक ही है। A positive degree of operating leverage means that the firm is operating at a level higher than the break even level. अभी ध्यान देना कि हम यहाँ पे break even मतलब operating break even की बात कर रहे हैं, इसमें हम अभी financial fixed cost नहीं बात कर रहे हैं। And both the EBIT and sales will vary in the same direction. तो positive आपका वो operating leverage आ रहा है, इसका मतलब हुआ सेल बढ़ेगा तो PBIT भी बढ़ेगा, सेल घटेगा तो PBIT भी घटेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अगर वो निगेटिव रिजल्ट आ गया, वो निगेटिव रिजल्ट कब आएगा? जब नीचे का डिनोमिनेटर का फिगर निगेटिव में चला जाएगा। तो अगर निगेटिव रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब होगा सेल बढ़ेगा तो नीचे लॉस था तो वो घटेगा, सेल घटेगा तो वो लॉस बढ़ेगा, इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन। A negative degree of operating leverage means that the firm is operating at a lower than the break-even level यानी लॉस पे काम कर रही है, and the EBIT will be negative। ठीक है, सेल 60% वेरिएबल कॉस्ट यानी 30,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट 12,000 है तो यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया 20,000 है ना, और फिक्स कॉस्ट 12,000 कट करोगे तो आपका PBIT हो जाएगा 8,000। ये देख लीजिए, ऑपरेटिंग लिवरेज 20,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 8,000 किया तो 2.5 बराबर। इसका मतलब हो गया सेल में जितना भी चेंज होगा PBIT में उसका 2.5 गुना चेंज होगा, 2.5 टाइम्स चेंज होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो बराबर परसेंटेज टर्म में। तो सेल में 10% अगर चेंज हुआ तो सेल हो जाएगा 55,000, वेरिएबल कॉस्ट भी 33,000 हो जाएगी, तो कंट्रीब्यूशन 22, देखो सब 10% से बढ़े है ना, बट फिक्स कॉस्ट 12 रहेगी, इसीलिए जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि 8,000 के ऊपर 10,000 होना मतलब 2,000 इंक्रीज हुआ, यानी 25% बढ़ा है ना 25%। तो सेल बढ़ा 10% से बट PBIT बढ़ा 25% से। ऑपरेटिंग लीवरेज को 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसा भी कैलकुलेट करोगे तो आएगा। ये आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन निकाल के बताया कि 12,000 के फिक्स है, PV रेशियो 40% है, मार्जिनल अपना कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आपने सब पढ़ा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो 12,000 फिक्स कॉस्ट है, PV रेशियो 40% है, तो ऑपरेटिंग BP आ रहा है 30,000। इसका मतलब 30,000 के सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब PBIT विल बी 0। अब यहाँ पे एक्चुअल आपका सेल जो है 50,000 है, BP सेल है 30,000, तो ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा सेल है इसी को अपन बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज, तो 20,000 मार्जिन, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज फॉर्म में लेने का,
ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जो है 20,000 अपॉन 50,000 40%। अब आप 1/0.40 करोगे तो 2.5 आ गया, 2.5। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज। अब अपन पीबीआईटी के आगे बढ़ेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कैन हैव ए मैग्नीफाइंग इफेक्ट ऑन द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इफेक्ट इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल लिवरेज। मैग्नीफाइंग हो रहता ना, उससे देखते आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से बड़ा होके दिखता, वही मतलब है। द यूज ऑफ fixed charge sources of funds such as debt and preference capital along with owners equity enhances earning of equity shareholder। फाइनेंशियल लिवरेज में पीबीआईटी अपॉन पीबीटी, इसमें भी दूसरा फॉर्मूला आप देखोगे कि जिसमें परसेंटेज चेंज इन पीबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन चेंज इन पीबीआईटी ऐसा है, यानी फॉर्मूला उसमें क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। परसेंटेज चेंज इन पीबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन पीबीआईटी। और ऑल्टरनेटिवली ये देखिए, परसेंटेज चेंज इन, अब यहाँ पे ईपीएस लिखा, वो बात वही है, क्योंकि पीबीटी जितने से बदलेगा वही प्रोपोर्शन में टैक्स और वही प्रोपोर्शन में ईपीएस। तो बात एक ही है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। जो मैंने आपको पहले वाले में लिख करके दिखाया था कि सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये तीनों एक ही प्रोपोर्शन में चेंज होने वाले। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आई तो वहाँ डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हो गया कि कंट्रीब्यूशन के बाद पीबीआईटी। फिर से फिक्स कॉस्ट आई, इंटरेस्ट, तो फिर से डिसप्रोपोर्शनेट चेंज हो गया पीबीआईटी से पीबीटी। अब पीबीटी के बाद का जो है वो भी कांस्टेंट रहने वाला, पीबीटी जितना टैक्स भी उतना, पीबीटी जितना ईपीएस भी उतना, बराबर उसी हिसाब से। इसलिए वो परसेंटेज चेंज इन पीबीटी लिख दे या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिख दे, बात एक ही रहेगी। If financial leverage is say 3, then for every 1% rise in PBIT, there will be 3% rise in PBT and consequently also 3% rise in EPS, earning per share. Many companies often commit the mistake of having a very high debt equity ratio in times of prosperity. This gives their shareholders high rate of return. Trading on equity का फंड अपन ने बहुत बार बोला है ना। तो जब आपका अच्छे दिन है तो अच्छे दिन है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो आपको फिक्स रेट वाला जो कैपिटल है, इंटरेस्ट वाला कैपिटल, वो अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि भी कमा रहे ज़्यादा, इनको एक फिक्स रेट दे दो, जो बच गया वो अपना है। लेकिन however, since the period of abnormal profit is necessarily a short one, the company may in depressed condition have to pay very high rate of interest, leaving even negative return for shareholder। वैसी नौबत आ सकती है कि आपका भी पैसा उनको देने में आ जाए। पीबीआईटी दिया है 10 लाख, 15% रेट के डिवेंचर है 50 लाख के, 15% 50 लाख पे यानी 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 10 लाख का पीबीआईटी, 7.5 लाख का इंटरेस्ट, तो 2.5 लाख का पीबीटी। 10 लाख डिवाइड बाय 2.5 लाख यानी 4 का हो जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। ये देखिए, बराबर, ये फाइनेंशियल लिवरेज। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में, क्योंकि देखिए अपन ने देखा कि पीबीटी के बाद टैक्स लगता है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, तो इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट की तरह है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स कॉस्ट की तरह है, लेकिन क्योंकि एक बिफोर टैक्स में से पे होता है, एक आफ्टर टैक्स में से, तो जब दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो निकालने के लिए अगर यूज करना है तो उनको मिला के देखना पड़ेगा। तो मिलाते समय हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के फिगर को एज इट इज नहीं मिला सकते, तो इसीलिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस्ड अप, मतलब हम ऐसा फिगर निकालना चाहते कि इतना पीबीटी हमको लगेगा प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के लिए। तो क्योंकि वो पीबीटी में कन्वर्ट हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, तो फिर हम उसको इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जाता है, तो फिर हम उसको इंटरेस्ट के साथ जोड़ के और अपना रेशियो निकाल सकते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देखिए 10% प्रेफरेंस कैपिटल 3 लाख का, मतलब 30,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया, बराबर। 40% टैक्स रेट दिया हुआ है। इसका मतलब आप सोचिए कि 30,000 प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए क्या 30,000 का पीबीटी सफिशिएंट है? द आंसर इज नो। वो तो 40% पहले टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो मतलब बचे हुए 60% में से आप प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, तो इसलिए 30,000 को आप 60 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसी को बोलते हैं अपन कैपिटलाइज करना। तो 30,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो वो 50,000 का फिगर आ जाता है। करके देख लीजिए आप। 50,000 और 50,000 डिविडेंड और इंटरेस्ट को जोड़ लो। 50,000 ये डिविडेंड बन गया 50,000, 7.5 लाख का इंटरेस्ट यानी 8 लाख। तो 10 लाख के पीबीआईटी में से 8 लाख माइनस किया तो 2 लाख का प्रॉफिट बचा। ये प्रॉफिट अब हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, तो अब ये इक्विटी वालों के लिए बचा टैक्स के बाद, क्योंकि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी इसमें से कट कर लिया। In response to a 5% rise in PBIT, the equity shareholder profit will increase by 5 times, बराबर, क्योंकि ये रेशो 5 आ रहा है। On the basis of above discussion and analysis, the financial leverage can be interpreted as follows. The financial leverage is the percentage change in EPS as a result of 1% change in EBIT. The financial leverage emerges as a result of fixed financial cost in the form of interest and preference dividend. If there is no fixed financial liability, there will be no financial leverage, and in such a case, the percentage change in EPS will be same as percentage change in EBIT. A positive financial leverage means आप नेट प्रॉफिट आपका है, पॉजिटिव है। A positive financial means the firm is operating at a level of EBIT which is higher than the financial break-even level, and the EBIT and the EPS will vary in the same direction as the EBIT changes. A negative financial leverage means that the firm is operating at lower than the financial break-even level and the EPS will be negative. Combined leverage, इसमें अपन दोनों को मिला के देखते हैं, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी हो जाता है। दोनों लीवरेज का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑपरेटिंग लीवरेज था कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज था पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। ये देख लीजिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी ये आपका आ जाएगा। ये देख लीजिए कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। A high operating leverage and a high financial leverage combination is very risky. If the company is producing and selling at high level, it will make extremely high profit for its shareholder. But even a small fall in the level of operations would result in a tremendous fall in earning per share. A company must therefore maintain a proper balance between these two leverages. A high operating leverage and a low financial leverage indicate that the management is careful, since the higher amount of risk involved in high operating leverage has been sought to be balanced by low financial leverage. However, a more preferable situation would be to have a low operating leverage and a high financial leverage. A low operating leverage would automatically imply that the company reaches its break-even point at a low level of sales. फिर ध्यान रखना यहाँ ये ब्रेक इवन जब ऑपरेटिंग वाला बोलता है, मतलब ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को अभी कंसिडर नहीं किया हुआ है। Therefore, risk is diminished. अब आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कैसे कम करोगे? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो आपके ध्यान में फट से आ जाएगी कि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को कम करना है तो डेप्ट मत लो या कम लो, प्रेफरेंस कैपिटल मत लो या कम रखो, इक्विटी को बढ़ा दो। बट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कैसे?
जनरली आप देखेंगे कि कोई भी मैकेनाइज्ड वे ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी आप क्रिएट करोगे तो इट विल हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, महंगी मशीनें रहेंगी, बड़ी बिल्डिंग रहेंगी, तो नेचुरल उसके हिसाब से सैलरी वाले एम्प्लॉय ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि सब टेक्निकल पर्सन चाहिए, बराबर। तो ये हाई फिक्स कॉस्ट रिजल्ट करेगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप मैनुअल प्रोडक्शन प्रोसेस का सहारा ज़्यादा लोगे, अगर उसमें मशीनरीज का कम से कम, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये मैनेजमेंट को प्लान करना है, डिसाइड करना है। A highly cautious and conservative manager will keep both its operating and financial leverage at very low level. बट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिज्म रखोगे तो नेचुरल है, फिर आप अपने पैसे पे जितना कमा रहे एक तरह से उतना ही आपको मिल रहा है, आप यानी जो लीवरेजिंग इफेक्ट था उसको मिस भी करोगे। दिस अप्रोच मे हाउएवर मीन दैट द कंपनी इज लॉसिंग प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। ब्रेक इवन पॉइंट, तो यहाँ पे भी वो 2 ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएंगे, और फिर तीसरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में अपन सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बाकी के रेशो फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, डिवाइड बाय पीवी रेशो, बराबर, या डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय सेल, वैसा भी कर सकते हो। 3 तरीके फॉर्मूले अपन ने देखे थे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या पीवी रेशियो से, या डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय सेल, उसी कंट्रीब्यूशन का जो लेवल था। अब ये बीपी इन यूनिट क्या बता रहा है कि इतनी यूनिट बेचोगे तो पीबीआईटी 0 हो जाएगा, ये मतलब है। एक लाख की फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन 50 रुपए पर यूनिट, यानी 2000 यूनिट बेचना पड़ेगा ऑपरेटिंग बीपी अचीव करने के लिए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वही डिविडेंड का ग्रॉस डब ऑलरेडी समझा दिया आपको। इसमें पीबीटी 0 हो जाएगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में। उसको फॉर्मूले के फॉर्म में वहां नहीं लिखा, उसमें आप लिख दोगे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट प्लस ग्रॉस डब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वो बताएगा कि आपको और कितनी एक्स्ट्रा यूनिट चाहिए, यानी ऑपरेटिंग बीपी के ऊपर की यूनिट बताएगा वो, ठीक है, ऑपरेटिंग बीपी के ऊपर की यूनिट बताएगा। इंटरेस्ट 30,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000, टैक्स का रेट है 40%, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 100 में से 40 टैक्स जाके जो 60 बचता है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं। इसका मतलब हर 60 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए 100 रुपए पीबीटी कमाना पड़ेगा, बराबर है। तो इसलिए 15,000 को डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, ये देखिए 25,000 की जरूरत पड़ेगी उतना प्रेफरेंस डिविडेंड देने के लिए। तो मतलब टोटल 55,000 की आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हो गई, 55,000 की फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अपन ने पिछला वाला इलस्ट्रेशन को ही कंटिन्यू कर रहे, 50 रुपए लिया था। तो देखिए ये तो ग्रॉस स्ट्रिंग ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड करके बता दिया, थोड़ा नीचे आ गया ग्रॉस डब प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर पीबीआईटी लेवल, ये देखो 55,000 डिवाइड बाय 50, 1100 यूनिट, तो ये वो 2000 ऑपरेटिंग बीपी के ऊपर है 1100, ठीक है, वो लिखा भी ओवरऑल। अब ओवरऑल बीपी लेना है आपको पूरे को मिला के, तो फिर दोनों फिक्स कॉस्ट को लेने का। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, अब इसमें देखिए ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बिलो और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बिलो और डिवाइडेड बाय 50 पर यूनिट, 3,100 यूनिट, 3,100 यूनिट के लेवल पे कंपनी का पीबीटी 0 हो जाएगा, तो टैक्स 0, ईपीएस 0, बराबर ये हो जाएगा। उससे ज्यादा रहेगा तो फेवरेबल, उससे कम रहेगा तो एडवर्स, यानी कि लॉस में है कंपनी।
ओवर ट्रेडिंग एंड अंडर ट्रेडिंग, ये जो अपन ने अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन पढ़ा था, ये उसी के समझ लो दो दूसरे एंगल से आप बोल रहे हो। तो ओवर ट्रेडिंग यानी आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हो, इसका मतलब कैपिटल कम है, आप बिजनेस ज़्यादा कर रहे हो। अंडर ट्रेडिंग उसका उल्टा हो गया कि आपके पास फंड ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, बट आप उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो ये सेम है, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन के ही समझ लो दूसरे नाम है, जो अपन ने ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। ओवर ट्रेडिंग इज अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर ट्रेडिंग इज ओवर कैपिटलाइजेशन। पिछले इसमें अपन डिस्कस कर लिया, इसलिए उसमें मैं ज़्यादा नहीं जा रहा। रिटर्न ऑन एसेट, ये फॉर्मूला अगर ध्यान में लाना है, समझना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे वो डिराइव हो रहा है। Return on asset is the ratio which measures the profitability of the firm in terms of asset employed in the firm. एसेट एम्प्लॉयड को ही आप बोल सकते हो कि फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। पैसा कहाँ से आया? तो इक्विटी प्लस डेप्ट। तो फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल को यहाँ एसेट बोला जाएगा, या इक्विटी प्लस डेप्ट को यहाँ एसेट बोला जाएगा, बात एक ही है। इसी को अपन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या दिया आपको? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट। ऊपर का फॉर्मूला ये क्या बता रहा है कि सेल्स का ये जो है ये टर्नओवर रेशियो है, बराबर, एसेट टर्नओवर रेशियो, और ये जो है ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल, ये आपकी प्रॉफिट मार्जिन हो गई आफ्टर टैक्स वाली ऑफ कोर्स, और सेल डिवाइड बाय एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, और उसकी मदद से आपका ये रिटर्न ऑन एसेट आया हुआ है। तो इसका मतलब सेल्स में मार्जिन बढ़ाओगे तो भी रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा, या टर्नओवर ऑफ एसेट बढ़ाओगे, एसेट टर्नओवर रेशियो को बढ़ाओगे, बेटर करोगे, तो भी आपका रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा। ये देखिए रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि पीबीआईटी के बाद तो इंटरेस्ट वगैरह जाता है, फिर टैक्स आता है। तो यहाँ पे इस पर्पस के लिए आप पीबीआईटी को डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कर रहे हो, तो पीबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स, समझ गए? पीबीआईटी 1 माइनस टैक्स मतलब ये पूरे पीबीआईटी में से टैक्स कट कर दिया, समझ गए? ये ध्यान रखना आपने। तो ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब इसमें से फुल टैक्स जा चुका है, कोई इंटरेस्ट की वजह से जो टैक्स सेविंग होती है उसका इफेक्ट नहीं लिया हुआ है। तो 10 लाख रुपए का पीबीआईटी है, 40% टैक्स है, तो हमने पूरा 4 लाख कट कर दिया। हमने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट अभी डिडक्ट करके कम टैक्स लगेगा, अभी हम इस फॉर्मूले में कैसे जा रहे हैं, फुल टैक्स कट कर दिया। 6 लाख जो बचा उसी को पकड़ा, और उसके ऊपर से वो रेशियो निकलेगा। फिर एसेट यानी इक्विटी प्लस डेब्ट, उसी को आप फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी बोल के बता दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी, return on equity measures the profitability of equity fund invested in the firm. This ratio reveals how profitably the owner's funds have been utilized by the firm. This ratio is computed as return on equity is equal to return on asset plus। अब ये जो प्लस क्यों हो रहा है ध्यान दीजिए कि भाई जो रिटर्न ऑन एसेट आपने निकाला था उसमें ये आपका प्रॉफिट था, ये डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेप्ट था, है ना, इक्विटी प्लस डेप्ट। इसका मतलब जो आपने कमाया है वो तो इक्विटी के पैसों पे भी कमाया, वो तो डेप्ट के पैसों पे भी कमाया, है ना। तो बताइए कि क्या डेप्ट के पैसों पे जो आपने कमाया यानी कि रिटर्न ऑन एसेट वाला परसेंटेज, क्या वो पूरा का पूरा आप डेप्ट वाले को देने वाले हो? द आंसर इज नो, क्योंकि उसको आप सिर्फ फिक्स दोगे, जो भी फिक्स किया हुआ है ना। बचा हुआ किसको मिलेगा? बचा हुआ इक्विटी वालों को मिलेगा। और अगर निगेटिव में जाएगा तो वो निगेटिव भी किसको बियर करना पड़ेगा? इक्विटी वालों को बियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए क्या फॉर्मूला है आपका। तो ये जो है कि जो इक्विटी वालों के पैसे पे कमाया आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स से ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसका मतलब इसमें टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है, क्योंकि इक्विटी वालों को जो दिया जाता है आफ्टर टैक्स ही दिया जाता है। इसलिए अब सवाल उठता है कि डेप्ट वाले पे जो कमाया उसमें का कुछ इनको मिलेगा क्या, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कमाया कितना और टैक्स का रेट कितना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये पार्ट पे, ये रिटर्न ऑन एसेट आफ्टर टैक्स वाली कमाई है, पर इंटरेस्ट का जो रेट रहता है ये तो टैक्स डिडक्टिबल है। इसका मतलब मेरे को तो इसमें से टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा, इसीलिए इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी एक समझाने के लिए मान लीजिए कि भी 15% इंटरेस्ट का रेट था और 40% टैक्स है, तो हमने 15 में से 40% कट करके यहाँ कैलकुलेशन 9% ही लिया, 9% ही लिया। तो अब इसका मतलब हो गया, समझाने के लिए मान लो कि रिटर्न ऑन एसेट आपका से 16% है, मान लो ये आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट 9% आ गया, तो इसका मतलब 16% आपने कमाया, 9% देने में आया, 7% बच गया। अब वो 7% इक्विटी वालों के साथ जब मिलेगा तो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि डेप्ट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या है, बराबर। अब डेप्ट और इक्विटी आधे आधे होंगे, इक्वल होंगे, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी जब करोगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि पूरा 7% ऐड हो जाता हुआ दिखेगा। बट ये रेशियो अलग होगा तो नेचुरल उसके हिसाब से कम ज़्यादा इफेक्ट आएगा। डेप्थ जितना ज़्यादा रहेगा वो देखो उतना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट करेगा। अगर डेप्थ डबल होगा तो ये 7 का 14% हो जाएगा इक्विटी वालों के लिए, बराबर। डेप्थ का रेशियो अगर 3 टाइम्स होगा तो 7 का 21% हो जाएगा। बट अगर ये रेट गिरा आपका तो फिर ये इनको 9% तो फिक्स देना ही है, तो इसका मतलब फिर आपके इक्विटी वालों का कमाई भी जाएगा, माइनस होते जाएगा। तो इसी में आपको एक रिटर्न ऑन इक्विटी भी बताया हुआ है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके मन में अगर आए रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फॉर्मूला जो अपन ने रिटर्न ऑन एसेट्स से निकाला, पर दूसरा अपन ने पढ़ा हुआ है अपने रेशियो वगैरह में भी पढ़ा होगा, जिसमें अपन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब ये ध्यान रखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में डिवाइडेड बाय तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, लेकिन ऊपर जो प्रॉफिट है वो पीबीआईटी रहता, मतलब बिफोर टैक्स रहता है, ये ध्यान रखना। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स है। अब जो हमने इक्विटी वालों के पैसे पे कमाया वो तो उनको मिलेगा, है ना, बट टैक्स कट होने के बाद। अब हमने जो डेप्ट वाले पे कमाया तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट रेट, ध्यान दीजिए। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट एज इट इज क्यों माइनस हुआ, क्योंकि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बिफोर टैक्स ही है, इसलिए इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स। अब इसको फिर डेप्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो दो, बराबर, इतना जुड़ जाएगा। अब ये पूरा बिफोर टैक्स कैलकुलेशन है, जबकि इक्विटी वालों को तो आफ्टर टैक्स लगता है, तो इसीलिए इसको फिर 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करो। ऐसा कहीं दिखता है तो आपको थोड़ा उसको स्टडी करके समझना चाहिए कि वैसा क्यों लिया गया है, बराबर। दोनों फार्मूले में फ़र्क यही है कि रिटर्न ऑन एसेट आफ्टर टैक्स था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर टैक्स था, इसलिए उनको दोनों अल्टीमेटली दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीवरेजेस का चैप्टर।